आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में वॉल्यूम 6 पार्ट 1 के बारे में करना शुरू किया था, जिसमें लास्ट में हमने किया था कस्टडी ऑफ गवर्नमेंट मनी के बारे में, सरकारी धन की अभिरक्षा के बारे में। आज हम आगे करना शुरू करेंगे वॉल्यूम 6 पार्ट 1 में आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स के बारे में। आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स के बारे में पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में भी हम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से आपके पास ये याद आता है। द कंडीशंस रिगार्डिंग द इशू एंड सप्लाई ऑफ सच कार्ड्स आर लेड डाउन इन दी क्लोज नंबर 63 ऑफ दी पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। तो ये जो आपके आइडेंटिफिकेशन कार्ड हैं, किस तरह से इनको जारी किया जाता है, ये किस तरह से इनकी आपूर्ति की जाती है, इसके संबंध में जो भी कंडीशंस हैं पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के क्लोज नंबर 63 में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। द आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स कंटेन अ फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स होल्डर, हिज सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ। अब ये जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड रहते हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं, तो जो भी इसका होल्डर रहेगा, जो भी इसका धारक रहेगा, उसके पूरे विवरण इसमें शामिल होंगे। उसका नाम, उसका पता, सारी चीज़ें, उसके सिग्नेचर इसमें रहेंगे और साथ में उसकी एक फ़ोटोग्राफ भी रहती है। अब यहाँ पे थंब इम्प्रेशन वाली ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड होते हैं केवल लिटरेट पर्सनस को ही दिए जाते हैं, पढ़े लिखे व्यक्तियों को दिए जाते हैं। तो इस कार्ड में कौन कौन सी चीज़ें रहेंगी? एक तो होल्डर के फुल डिस्क्रिप्शन, यानी कि उसके पूरे विवरण रहेंगे, उसका नाम या पता, जो भी चीज़ें हैं, उसके सिग्नेचर रहेंगे और साथ में उसकी एक फोटोग्राफ भी रहती है। फोटोग्राफ का साइज़ क्या होना चाहिए, किस तरह से आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है, हम पहले कर चुके हैं पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में भी। द मेंबर ऑफ पब्लिक, tourist, traveling representative of firms extra who find difficulty in establishing their identity in the town through which they pass need identification card। जनता के सदस्य, कोई भी टूरिस्ट हैं या फिर यात्रा करने वाली कंपनियों के जो प्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें उस शहर में अपनी पहचान स्थापित करने में कठिनाई होती है, जहां से भी वे गुजरते हैं, तो उन्हें पहचान पत्र की रिक्वायरमेंट हो सकती है। अब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, वो टूरिस्ट है, एक जगह से दूसरी जगह पे घूमने जा रहा है। अब क्या होगा, वो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमने जाएगा, लेकिन रास्ते में अगर उसको अपनी किसी भी डाक घर में पहचान स्थापित करनी पड़े, चाहे वो मनी ऑर्डर प्राप्त करने के संबंध में हो, चाहे वो किसी डाक वस्तु को प्राप्त करने के संबंध में हो, या पोस्ट ऑफिस में किसी अन्य लेन देन के संबंध में हो, तो ऐसी कंडीशन में ये जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड होते हैं वैल्यूएबल एविडेंस की तरह काम करेंगे। मतलब इनको वो साक्ष्य के रूप में वहां पे प्रस्तुत कर सकता है। तो जनता के सदस्य, टूरिस्ट या फिर जो भी ट्रैवलिंग रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं फर्म्स इत्यादि के, जिन्हें अपनी पहचान स्थापित करने में मुश्किल होती है, कौन से शहर में, जिस शहर से वो गुजरते हैं, तो यहाँ पे वो आइडेंटिफिकेशन कार्ड का यूज कर सकते हैं। It will serve valuable evidence in establishing the identity of the presenter in connection with postal transactions। यह डाक लेन देन के संबंध में प्रस्तुतकर्ता की पहचान स्थापित करने में मूल्यवान साक्ष्य के रूप में काम करेगा। यानी कि ये जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड होते हैं, ये किसके संबंध में आपको अपनी पहचान स्थापित करने के लिए साक्ष्य के रूप में काम करेंगे? पोस्ट ऑफिस के संबंध में। यानी कि पोस्ट ऑफिस के संबंध में आपको कोई भी लेन देन करना है, चाहे आपको मनी ऑर्डर का भुगतान प्राप्त करना है, किसी भी पत्र का वितरण लेना है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड होते हैं वैल्यूएबल एविडेंस की तरह आपके लिए काम करेंगे। द आइडेंटिफिकेशन कार्ड विल नॉट बी द सोल मींस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ द प्रेजेंटर। लेकिन आइडेंटिफिकेशन कार्ड का मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि इसके अलावा और कोई भी अपनी पहचान स्थापित करने के लिए सबूत वहां पे या साक्ष्य नहीं दे सकते। आप और भी कोई साधन अपना सकते हैं अपनी पहचान स्थापित करने का। तो जो पहचान पत्र होते हैं प्रस्तुतकर्ता की पहचान स्थापित करने का एकमात्र साधन नहीं होगा, इसके अलावा और भी साधन का उपयोग किया जा सकता है। अभी जैसे आधार कार्ड है या पैन कार्ड है या वोटर कार्ड है, इस तरह के साधनों का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन कार्ड का भी यूज आप कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी द कंटेंट्स शुड बी केयरफुली एग्जामाइंड। वितरण के समय जो भी सामग्री रहेगी उसकी ध्यानपूर्वक जांच की जाती है। जांच करने के बाद जब वितरण कर दिया जाएगा, द नंबर एंड द ऑफिस ऑफ इशू ऑफ द आइडेंटिटी कार्ड शुड बी नोटेड बाय द पोस्ट ऑफिस ऑन द रिसिप्ट साइंड बाय द एड्रेसी। जो भी डाक वस्तु वितरित की जाएगी, अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति इस जगह से इस जगह के लिए घूमने जाता है। अब क्या हो जाता है, रास्ते में उसको किसी पोस्ट ऑफिस में जाके किसी मनी ऑर्डर का भुगतान प्राप्त करना है। अब वो पोस्ट ऑफिस में जाएगा, अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आइडेंटिफिकेशन कार्ड वहां पे प्रस्तुत करेगा। अब जब आइडेंटिफिकेशन कार्ड वहां पे वो प्रस्तुत करेगा, तो उसको उस डाक वस्तु का या उस मनी ऑर्डर का उसे भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन भुगतान करने के बाद क्या किया जाएगा, जो भी एड्रेसी के द्वारा, जो भी प्राप्तकर्ता के द्वारा या जिससे भी उस मनी ऑर्डर का भुगतान किया जाएगा,
जाएगा, उस व्यक्ति के द्वारा एक रसीद के ऊपर हस्ताक्षर किए जाएंगे। हस्ताक्षर करने के बाद जो भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड इस व्यक्ति ने प्रस्तुत किया होगा, उस आइडेंटिफिकेशन कार्ड का नंबर और साथ में उस कार्ड को जारी करने वाले कार्यालय का नाम उस रसीद के ऊपर नोट किया जाएगा, जो रसीद के ऊपर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। In case of wrong payment of money order or misdelivery of letter due to fraudulent use of the identity card, postal officials will not be absolved of their responsibility। पहचान पत्र के फर्जी इस्तेमाल के कारण मनी ऑर्डर के गलत भुगतान या पत्र के गलत वितरण के मामले में डाक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होते हैं। मतलब कि अगर किसी अन्य व्यक्ति ने कार्ड का फ्रॉडली यूज़ करके, मतलब धोखाधड़ी से उपयोग करके मेरे लिए आए मनी ऑर्डर का भुगतान ले लिया है या मेरे लिए आए पत्र का वितरण ले लिया है, तो इसको क्या माना जाएगा? इसमें डाकघर के अधिकारियों की ही जिम्मेदारी रहेगी, वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो जो पहचान पत्र है, अगर धोखे से उसका कोई भी उपयोग करेगा और मनी ऑर्डर का या पत्र का गलत वितरण ले लेगा, तो उस मामले में डाकघर के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होंगे। इन केस ऑफ डाउट द पेइंग पोस्ट मास्टर शुड कॉल फॉर अदर एविडेंस टू एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ द प्रेजेंटर। अब मान लीजिए उसने एक व्यक्ति है, उसने क्या किया, अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड प्रस्तुत किया कि मेरा ये मनी ऑर्डर है और ये मेरा आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, मुझे मनी ऑर्डर का भुगतान कर दिया जाए। लेकिन जो भुगतान करने वाला पोस्ट मास्टर है उसको किसी भी प्रकार का संदेह है, तो वो वहाँ पे किसी एक्स्ट्रा एविडेंस के लिए अब बोल सकता है कि मुझे एक एक्स्ट्रा एविडेंस ला के दो। आइडेंटिफिकेशन कार्ड के अलावा भी उसे अन्य साक्ष्य वहाँ पे प्रस्तुत फिर करना पड़ेगा। रजिस्टर इन मैन्यूस्क्रिप्ट शुड बी ओपन इन ऑल हेड ऑफिसेस एंड द पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑल आइडेंटिटी कार्ड्स इशूड शुड बी कॉपीड एंड नंबर अलॉटेड टू द आइडेंटिफिकेशन कार्ड विच शुड बी अन अ कंसिक्यूटिव सीरीज। जितने भी प्रधान कार्यालय होते हैं वहाँ पे क्या किया जाता है, मैन्यूस्क्रिप्ट में एक रजिस्टर रखा जाता है। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब पांडुलिपि में एक रजिस्टर वहाँ पे रखा जाएगा, जिसमें जितने भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड जारी किए जाते हैं उनके विवरणों की एक प्रतिलिपि बनाई जाती है, कॉपी बनाई जाती है, और इनको जो आवंटित किया जाता है वो कंसिक्यूटिव सीरीज में ही रहते हैं, लगातार श्रृंखला में रहते हैं। मतलब कि पहले 1 नंबर वाला आइडेंटिफिकेशन कार्ड जारी किया जाएगा, फिर 2 नंबर, इस तरह से क्या रहते हैं, कंसिक्यूटिव सीरीज में इनको जारी किया जाता है। Each head postmaster must report the total number of identity cards misused quarterly to the head of circle, who consolidates all such information and communicates the same to directorate in April every year। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे बोलिए, जितने भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स का मिसयूज़ किया जाता है, दुरुपयोग किया जाता है, उन सभी की हेड पोस्ट मास्टर के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। रिपोर्ट तैयार करने के बाद वो क्वार्टरली यानी कि त्रैमासिक आधार पर इस सूचना को या इस रिपोर्ट को हेड ऑफ सर्कल को प्रस्तुत करेगा। हेड ऑफ सर्कल वो सारी जानकारी को कंसोलिडेट करेगा, समेकित करेगा। करने के बाद हर साल अप्रैल के महीने में फिर क्या करेगा, निदेशालय को इस चीज़ के बारे में रिपोर्ट करेगा, निदेशालय को इस चीज़ के बारे में सूचित करेगा। तो जितने भी आइडेंटिटी कार्ड्स का मिसयूज किया जाता है उनका टोटल नंबर की एक रिपोर्ट बनाई जाती है हेड पोस्ट मास्टर के द्वारा, और त्रैमासिक आधार पर वो रिपोर्ट हेड ऑफ सर्कल को दी जाती है। हेड ऑफ सर्कल वो सारी इंफॉर्मेशन को समेकित करता है, कंसोलिडेट करता है। करने के बाद हर साल अप्रैल के महीने में वो सारी चीज़ें किसको बताई जाएंगी, डायरेक्टोरेट को या निदेशालय को सूचित की जाएंगी। The fees for the identity card should be converted into postage stamps, which could be prefixed to the on the place provided for the purpose on the reverse of the card and defaced by the office of issue with its date stamp। अब जो भी कार्ड के लिए फीस रहती है निर्धारित, जो भी इसके लिए शुल्क रहेगा, उसको क्या किया जाता है, डाक टिकटों के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। डाक टिकटों के रूप में कन्वर्ट करने के बाद जो भी कार्ड के ऊपर जगह प्रोवाइड करवाई जाती है, इनको चिपकाने के लिए वहाँ पे ये डाक टिकट चिपकाए जाएंगे, और जो भी जारी करने वाला कार्यालय होगा वो उसे अपनी दिनांक मोहर के साथ विरूपित कर देगा। यानी कि आइडेंटिफिकेशन कार्ड के लिए जो फीस दी जाएगी, उस फीस को डाक टिकटों के रूप में परिवर्तित करके कार्ड के पीछे आपको एक जगह प्रोवाइड करवाई जाती है, उस जगह पे आपको वो डाक टिकट चिपकाने होते हैं। और जो भी कार्यालय इन कार्ड्स को जारी करता है वो क्या करेगा, अपनी दिनांक मोहर के साथ इसके लिए जो भी आपने फीस का भुगतान किया है डाक टिकटों के माध्यम से, उन डाक टिकटों को विरूपित कर देगा। In the case of loss of identity card, a duplicate marking duplicate in reading may be issued to a holder on his giving a written declaration absolving the department from all responsibility in the event of misuse of the original। अब दूसरी चीज़ मान लीजिए आपका जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड है वो गुम हो जाता है, तो आपको एक डुप्लीकेट कार्ड जारी किया जा सकता है जिसके ऊपर क्या मार्क किया जाता है, डुप्लीकेट इन रेडिंग। ठीक है, लाल स्याही से उसके ऊपर क्या लिखा होता है, डुप्लीकेट लिखा होता है। लेकिन इसके लिए आपको एक घोषणा देनी होगी। कौन सी घोषणा देनी होगी, कि अगर आपका जो पहले वाला कार्ड है, जो ओरिजिनल कार्ड है, उसका मिसयूज़ किया
जाते हैं, क्योंकि वो आपसे गुम हो गया। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस कार्ड का मिसयूज़ करता है तो उस चीज़ के लिए डाक विभाग की कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, उसके लिए जो कार्ड का होल्डर है वही जिम्मेदार रहेगा। ऐसी आपको एक वहाँ पे घोषणा देनी होगी लिखित में, तभी आपको नए वाला या डुप्लीकेट कार्ड जारी किया जाएगा। The present fees for issue of identification card is 270 रुपीज़। और आइडेंटिफिकेशन कार्ड या पहचान पत्र के लिए प्रेजेंट में वर्तमान में जो शुल्क लिए जाते हैं 270 रुपीज़ है। और इसकी वैलिडिटी की बात करें 3 साल है। कब से गिने जाएंगे ये 3 साल? फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, जिस तारीख को इसे जारी किया जाता है उस तारीख से 3 साल तक के लिए ये वैलिड रहेगा। एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स कैन आल्सो बी मेड एट सब ऑफिस। पहचान पत्र जारी करने के लिए आवेदन आप कहाँ पे कर सकते हैं? सब ऑफिस में भी कर सकते हैं। सब ऑफिस में अगर आप आवेदन करते हैं तो एसपीएम क्या करेगा? बिल आफ्टर मेकिंग द इंक्वायरीज फॉरवर्ड द एप्लीकेशन टू द हेड ऑफिस फॉर इशू ऑफ द कार्ड। तो एसपीएम या सब पोस्ट मास्टर आपके संबंध में जो भी इंक्वायरीज की जानी है वो करने के बाद आपके आवेदन को हेड ऑफिस को भेजेगा और हेड ऑफिस जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड वहाँ से जारी करके भेजेगा। तो यहाँ जाएगा आइडेंटिफिकेशन कार्ड के बारे में, इसमें हम पहले भी ऑलरेडी कर चुके हैं। आगे चलते हैं। आगे आपके पास सम इम्पोर्टेंट चेक्स टू बी कैरीड आउट बाय द पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर के द्वारा की जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण जांचों के बारे में, मतलब कुछ एक चीज़ों की वो जांच करता है उसके बारे में। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन ऑफ डिलीवरी वर्क ऑफ द सबऑर्डिनेट ऑफिसेज, अधीनस्थ कार्यालयों के वितरण कार्य की जांच करना, यानी कि पोस्ट मास्टर के अंडर जितने भी कार्यालय आते हैं उन सभी के वितरण कार्य की वो जांच करता है। द पोस्ट मास्टर शुड फ्रीक्वेंटली इंस्पेक्ट द आर्टिकल्स रिसीव्ड एज अनडिलीवर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट ऑफिसेज। सबसे पहले पोस्ट मास्टर क्या करता है? जितने भी अधीनस्थ कार्यालय होते हैं उन अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त होने वाले अनडिलीवर्ड आर्टिकल्स, यानी कि जिनका वितरण नहीं हो पाया है, इस तरह के आर्टिकल्स की वो जांच करेगा। और सो एज टू मेंटेन अ चेक ऑन द एफिशिएंसी ऑफ देयर डिलीवरी वर्क, ताकि उनके कार्य की क्षमता पर नज़र रखी जा सके, यानी कि उनकी जो डिलीवरी वर्क की एफिशिएंसी है, वितरण कार्य की जो एफिशिएंसी या क्षमता है, उस पर वो क्या कर सके? जांच रख सके या नज़र रख सके। तो इसके लिए वो क्या करेगा? पोस्ट मास्टर जितने भी अधीनस्थ कार्यालय होते हैं उनसे प्राप्त होने वाले जितने भी अनडिलीवर्ड आर्टिकल्स होते हैं उनकी वो जाँच करता है। क्यों जाँच करता है? ताकि उनके वितरण कार्य की क्षमता पर नज़र रखी जा सके। ऑन द डेट ऑफ इंस्पेक्शन, जब निरीक्षण होगा, निरीक्षण की तारीख पर पोस्ट मास्टर शुड टेक आउट द कंटेंट्स ऑफ द अकाउंट और ब्रांच ऑफिस बैग। तो पोस्ट मास्टर जो वो क्या करेगा? जो भी अकाउंट बैग या ब्रांच ऑफिस बैग होते हैं उनकी सामग्री को बाहर निकालता है, उनको अलग करता है। एंड एग्जामिन द आर्टिकल्स सेंड टू अकाउंट ऑफिस एज अनडिलीवर्ड। वो क्या करता है? लेखा कार्यालय को जितने भी लेख अनडिलीवर्ड के रूप में भेजे जाते हैं, अवितरित लेखों के रूप में भेजे जाते हैं, उनकी वो जांच करेगा। अब क्या हो जाएगा? देखिए, जितने भी ब्रांच ऑफिस बैग आएंगे या जितने भी अकाउंट बैग आएंगे, इंस्पेक्शन की तारीख पर पोस्ट मास्टर क्या करेगा? उनको खोलेगा, उनकी सामग्री को बाहर निकालेगा। बाहर निकालने के बाद उनको अलग करेगा, यानी कि उसकी जो सामग्री होती है उसको अलग अलग करता है। और फिर वो जांच करता है। किस चीज़ की जांच करता है? कि अकाउंट ऑफिस को कौन से आर्टिकल अनडिलीवर्ड के रूप में भेजे गए, तो उन आर्टिकल्स की वो जांच करेगा। एनी लैक्सिटी ऑन पार्ट ऑफ एसपीएम, एसपीएम की तरफ से अगर काम में कोई भी ढिलाई पाई जाती है, शुड बी ब्राउट टू दी नोटिस ऑफ दी सुपरिटेंडेंट। तो पोस्ट मास्टर इस चीज़ के बारे में सुपरिटेंडेंट यानी कि अधीक्षक के ध्यान में इस चीज़ को लाएगा। एंड इन द केस ऑफ बीओ टू दी इंस्पेक्टर, और बीओ के मामले में यानी कि ब्रांच ऑफिस में जो भी एवीपीएम या बीपीएम होते हैं उनके काम में अगर कोई ढिलाई पाई जाती है तो इसके बारे में इंस्पेक्टर को बताया जाएगा। दिस टेस्ट शुड बी अप्लाइड एट लीस्ट ट्वाइस इन अ मंथ। एक महीने में ये वाला जो निरीक्षण है या ये वाली जो जांच है 2 बार की जाती है। एंड द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट शुड बी नोटेड इन हिज ऑर्डर बुक। और इस निरीक्षण का जो भी परिणाम निकलेगा पोस्ट मास्टर उसे अपनी आदेश पुस्तिका में दर्ज कर लेता है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चेक या इंपॉर्टेंट जांच की जाती है पोस्ट मास्टर के द्वारा, वो क्या की जाती है? सबऑर्डिनेट ऑफिसेज के डिलीवरी वर्क की वितरण कार्य की जांच करना। किस तरह से वो करता है? वो इसलिए करता है ताकि जो भी सबऑर्डिनेट ऑफिसेज हैं उनके डिलीवरी वर्क की एफिशिएंसी पर वो नज़र रख सके। इसके लिए वो क्या करता है? इंस्पेक्शन की तारीख को पोस्ट मास्टर जो भी अकाउंट बैग या फिर जो भी ब्रांच ऑफिस बैग होते हैं उनकी सामग्री को बाहर निकालता है। निकालने के बाद उनको अलग अलग करता है और करने के बाद वो जांच करता है कि कौन से आर्टिकल्स को अकाउंट ऑफिस के लिए अनडिलीवर्ड के रूप में भेजा गया, उनकी जांच करता है। अब उसको वहाँ पे लगता है कि कोई भी एसपीएम की तरफ से ढिलाई है या बीपीएम की तरफ से ढिलाई है, तो वो संबंधित जो भी अधिकारी होगा यानी कि सुपरिटेंडेंट या इंस्पेक्टर को इस चीज़ के बारे में बताएगा। और ये जो जाँच की जाती है 1 महीने में कम से कम 2 बार की जाती है। और इसका जो भी रिजल्ट निकलता है उसे पोस्ट मास्टर अपनी ऑर्डर बुक में दर्ज करता है। नेक्स्ट में एग्जामिनेशन ऑफ स्टैंप एडवांसेस विद असिस्टेंट एंड वेंडर्स।
सहायक और विक्रेताओं के पास स्टैंप अग्रिमों की जांच करना। अब जो भी सहायक होते हैं या वेंडर्स वगैरह होते हैं, विक्रेता होते हैं, उनको कुछ स्टैंप्स दी जाती हैं, डाक टिकट दी जाती हैं, और उन डाक टिकटों को जांच करना है, उन डाक टिकटों के बारे में देखना। द पोस्ट मास्टर शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ फ्रॉम टाइम टू टाइम दैट द बैलेंस ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स हेल्ड बाय डिफरेंट ऑफिशियल्स इन द ऑफिस आर करेक्ट एंड दैट स्टैम्प्स फाउंड विद द वेंडर्स आर इन गुड कंडीशन एंड जेन्युइन। सबसे पहले पोस्ट मास्टर समय समय पर खुद को इस बात के लिए संतुष्ट करता है कि जितने भी ऑफिशियल्स को, जितने भी अधिकारियों को डाक टिकट दिए गए हैं, पोस्टेज स्टैम्प्स दिए गए हैं, वो बिल्कुल उनके पास सही से होने चाहिए। और दूसरी बात, जो भी डाक टिकट विक्रेताओं को दिए गए हैं वो अच्छी स्थिति में और जेन्युइन होने चाहिए, असली अच्छी स्थिति में और असली होने चाहिए। इस चीज़ की जांच कौन करेगा? पोस्ट मास्टर के द्वारा ये जांच की जाएगी। द चेक शुड नॉट बी मेड ऑन फिक्स्ड डेट्स, और इस चीज़ के बारे में जो जांच की जाती है वो फिक्स्ड डेट्स पर नहीं की जाती है, मतलब कि पोस्ट मास्टर किसी भी दिन इसके संबंध में जांच कर सकता है। The result of the surprise check should be recorded in his order book, which should be submitted inspecting ऑफिसर फॉर रिव्यू। तो सरप्राइज निरीक्षण जो भी किया जाएगा पोस्ट मास्टर के द्वारा, यानी कि वो किसी भी डेट को ये जांच कर सकता है कि वेंडर्स के पास जो भी डाक टिकट हैं वो जेन्युइन होने चाहिए और अच्छी कंडीशन में होने चाहिए, या जो भी ऑफिशियल्स हैं उनके पास डाक टिकट जो है वो सही से होने चाहिए। इस चीज़ के बारे में वो जैसे भी सरप्राइज चेक करेगा, उस चीज़ के बारे में जो भी परिणाम निकल के आएगा उसे वो अपनी ऑर्डर बुक में, आदेश पुस्तिका में दर्ज करेगा। दर्ज करने के बाद जो भी समीक्षा के लिए निरीक्षण अधिकारी आते हैं उन निरीक्षण अधिकारियों को वो ऑर्डर बुक प्रस्तुत की जाएगी। नेक्स्ट आपके पास सुपरविजन ऑफ सॉर्टिंग के बारे में, छंटाई का पर्यवेक्षण करना। The postmaster should pay special attention to the duty of supervising the work of the sorting department in order to ensure accuracy of sorting। छंटाई की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए पोस्ट मास्टर को छंटाई विभाग के काम के पर्यवेक्षण के कर्तव्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो पोस्ट मास्टर जो वो विशेष ध्यान देगा, किस तरफ विशेष ध्यान देगा? ड्यूटी ऑफ सुपरवाइजिंग ऑफ द वर्क ऑफ सॉर्टिंग डिपार्टमेंट, छंटाई विभाग का जो भी काम है उसके काम का पर्यवेक्षण करने के लिए वो स्पेशल अटेंशन देता है। क्यों देता है? ताकि एक्यूरेसी जो है छंटाई की उसको इंश्योर किया जा सके। वंस अ मंथ द पोस्ट मास्टर शुड एग्जामाइन एवरी असिस्टेंट एम्प्लॉयड इन द सॉर्टिंग डिपार्टमेंट। महीने में एक बार पोस्ट मास्टर क्या करता है? छंटाई विभाग में जितने भी असिस्टेंट या सहायक कार्यरत होते हैं उनकी जांच करता है और उसका जो भी रिजल्ट निकल के आता है उसे अपनी ऑर्डर बुक में वो दर्ज कर लेता है। तो पोस्ट मास्टर क्या करता है? विशेष ध्यान देता है। किस तरह विशेष ध्यान देता है? छंटाई विभाग के सुपर वर्क के लिए, जो भी छंटाई विभाग है उसका जो भी काम है उसका पर्यवेक्षण करने की तरफ वो विशेष ध्यान देगा, ताकि सॉर्टिंग की एक्यूरेसी यानी कि छंटाई की जो सटीकता है उसको सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए पोस्ट मास्टर महीने में एक बार सॉर्टिंग डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज़ या जितने भी असिस्टेंट्स एम्प्लॉयड होते हैं, कार्यरत होते हैं, उनकी जांच करता है और जो भी उसका रिजल्ट निकल के आता है उसे अपनी ऑर्डर बुक में दर्ज कर लेता है। ही शुड एज फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल एग्जामाइन द कंटेंट्स ऑफ द मेल बैग्स अंडर प्रेपरेशन फॉर डिस्पैच। उसके बाद जहां तक संभव हो पोस्ट मास्टर और क्या करता है? जितने भी मेल बैग प्रेषण के लिए तैयार किए जा रहे हैं उनकी सामग्री की जांच करता है एंड चेक द सॉर्टिंग वेदर दी आर्टिकल्स आर फेस्ड। और उसके बाद क्या करता है? वो छंटाई की भी जांच करता है। क्या छंटाई की जांच करता है? कि जो आर्टिकल्स हैं उनको फेस किया गया या नहीं। तो फेस और फेसिंग के बारे में वॉल्यूम 5 में आता है। फेस्ड क्या होता है? आर्टिकल्स की ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें पते वाले भाग ऊपर की तरफ आ जाते हैं और सभी पते एक ही दिशा में मुड़े होते हैं। तो इस चीज़ की भी वो जांच करता है, क्योंकि सॉर्टिंग में यही सारा काम किया जाता है। फेसिंग की जाती है आर्टिकल्स की, उनके बंडल बनाए जाते हैं, उनके ऊपर मुहर वगैरह लगाई जाते हैं। तो पोस्ट मास्टर जो है सॉर्टिंग की जांच करता है, छंटाई की जांच करता है कि क्या लेखों को फेस किया गया है अच्छे से या नहीं किया गया है, उनके बंडल अच्छे से बनाए गए हैं या फिर उनके ऊपर जो मुहर वगैरह लगाई गई है वो साफ स्पष्ट लगाई गई है या नहीं लगाई गई है। इस चीज़ के बारे में पोस्ट मास्टर जांच करता है। ही शुड नोट द रिजल्ट इन हिज ऑर्डर बुक। इसका भी जो परिणाम निकल के आता है उसको अपनी आदेश पुस्तिका में दर्ज कर लेता है। चेक ऑन क्लियरेंस ऑफ लेटर बॉक्सेस, पत्र बॉक्सों की निकासी की जांच के बारे में, The postmaster should test the punctual clearance of outside letter boxes by posting test letters addressed to himself and note the result in his order book। पोस्टमास्टर को स्वयं को संबोधित परीक्षण पत्र पोस्ट करके बाहरी लेटर बॉक्स की समयबद्ध निकासी का परीक्षण करना चाहिए और परिणाम जो अपनी ऑर्डर बुक में दर्ज कर लेगा। अब जो भी लेटर बॉक्सेस होते हैं, इनके बाहर जो भी लेटर बॉक्सेस लगे होते हैं, पोस्टमास्टर किस तरह की उनकी पंक्चुअल क्लियरेंस की जाँच करता है। अब मान लीजिए एक लेटर बॉक्स है जिसकी क्लियरेंस की जाती है शाम को 5 बजे।
अब पोस्ट मास्टर क्या करता है, पोस्ट मास्टर जाता है उसमें एक टेस्ट लेटर डाल के आ जाता है। टेस्ट लेटर वो 4 बजे डाल के आता है या 4:30 बजे डाल के आ जाता है। अब जो उसने टेस्ट लेटर डाला है, अगर तो उस लेटर बॉक्स को समय पर खोला गया, समय पर उसकी जो भी वस्तुएं या कंटेंट उसके अंदर था उसको निकाला गया, तब तो वो टेस्ट लेटर पोस्ट मास्टर के पास समय पर पहुंच जाएगा। अगर उसने वो समय से नहीं खोला, वो पहले ही खोल के चला गया है घर को, या फिर वो टाइम से उसको क्लियरेंस नहीं करता है, तो पोस्ट मास्टर के पास वो टेस्ट लेटर जो है टाइम पर नहीं पहुंचेगा। तो इस तरह से वो क्या करता है, जांच करता है जो बाहरी आउटसाइड लेटर बॉक्सेस होते हैं उनकी पंक्चुअल क्लियरेंस की जा रही है या नहीं की जा रही है, समय पर निकासी की जा रही है या नहीं की जा रही, इस चीज़ के बारे में वो जांच कर लेता है और इसका जो भी रिजल्ट निकल के आता है उसे अपनी ऑर्डर बुक में दर्ज कर लेता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है, वो क्या पोस्ट करता है, टेस्ट लेटर पोस्ट करता है। आगे चलते हैं, चेकिंग ऑफ अनडिलीवरेबल आर्टिकल्स रिटर्न्ड बाय पोस्टमैन। डाकिया द्वारा लौटाई गई अवितरण योग्य वस्तुओं की जांच करना, यानी कि पोस्टमैन को जो भी आर्टिकल्स वितरण करने के लिए दिए जाते हैं, जब उन आर्टिकल्स को पोस्टमैन के द्वारा वापस लाया जाता है, कैसे वापस लाया जाता है, किन डाक वस्तुओं का वितरण नहीं हो सकता है, उस तरह की डाक वस्तुओं की जांच करना। The postmaster should check the articles returned as undeliverable by the postman and see that the postman's beat number and the reason for non-delivery have been noted on the article returned। सबसे पहले जो पोस्ट मास्टर है वो क्या करेगा, लेखों की जांच करेगा। कौन से लेखों की जांच करेगा, जो डाकिए के द्वारा अनडिलीवरेबल के रूप में वापस लाए गए अवितरण योग्य वस्तुओं के रूप में जिन्हें वापस लाया है, पोस्ट मास्टर उन लेखों की जांच करता है। क्या जांच करता है, क्या देखने के लिए उनकी जांच करेगा, सबसे पहले वो देखेगा कि जो भी डाक वस्तु वापस लाई गई है उसके ऊपर डाकिए की गश्त का नंबर होना चाहिए, यानी कि जिस भी डाकिए के द्वारा वो वस्तु वापस लाई जाएगी उस डाकिए की जो भी वीट संख्या होगी वो उसके ऊपर लिखी होनी चाहिए। दूसरी बात, क्या कारण है उस डाक वस्तु को वापस लाने का, क्यों उसका वितरण नहीं हो सकता है, वो रीजन उस आर्टिकल के ऊपर दर्ज किया गया है या नहीं किया गया है, इस चीज के बारे में पोस्ट मास्टर जांच करेगा। बिफोर प्लेसिंग एनी सच आर्टिकल इन डिपॉजिट एज अनक्लेम्ड, और इस तरह का जो भी लेख डाकिए के द्वारा वापस लाया जाएगा उसको डिपॉजिट में, उसको जमा में रखने से पहले, क्योंकि जो भी आर्टिकल इस तरह से वितरित नहीं हो पाते हैं पोस्ट ऑफिस में क्या किया जाता है, उनको डिपॉजिट में रखा जाता है। तो इस तरह की कोई भी डाक वस्तु जिसे डाकिए के द्वारा अनडिलीवरेबल के रूप में वापस लाया जाता है उसको डिपॉजिट में रखने से पहले, अनक्लेम्ड की तरह, लावारिस की तरह उसे डिपॉजिट में रखने से पहले पोस्ट मास्टर क्या करेगा, ही शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट इट इज रियली अनडिलीवरेबल। पोस्ट मास्टर पहले स्वयं को इस चीज के लिए संतुष्ट करेगा कि क्या यह वास्तव में अवितरण योग्य है या नहीं है। इस चीज की संतुष्टि के बाद ही वो इस तरह की डाक वस्तुओं को डिपॉजिट में रखेगा। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाई नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है कि इसका वितरण किया जा सकता है, अगर उसको कोई भी ऐसा संदेह लगता है, वो सोच सकता है कि ऐसा इसका वितरण हो सकता है, डाकिए ने जानबूझ के नहीं किया है, तो अगर वो सेटिस्फाई नहीं है वो क्या करेगा, ही शुड सेंड आउट द आर्टिकल अगेन बाई सम अदर पोस्टमैन और बाई द हेड पोस्टमैन। तो वो क्या करेगा, दूसरे डाकिए के माध्यम से या प्रधान डाकिए के माध्यम से उस डाक वस्तु का वितरण करने के लिए उसे दोबारा से बाहर भेजेगा। इफ द डिलीवरी ऑफ सच आर्टिकल इज देन अफेक्टेड, और फिर जैसे वो दूसरे डाकिए के माध्यम से या प्रधान डाकिए के माध्यम से उस वस्तु को भेजता है और भेजने पर उसका अगर वितरण हो जाता है, द पोस्ट मास्टर शुड कॉल टू अकाउंट द पोस्टमैन हु ओरिजिनली ब्रॉट बैक द आर्टिकल एज अनडिलीवरेबल। तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, पोस्ट मास्टर उस डाकिए से जवाब तलब करने के लिए, मतलब उससे बातचीत करने के लिए उसको बुलाएगा जिसने मूल रूप से उस डाक वस्तु को अनडिलीवरेबल के रूप में वापस लाया था। मतलब उसने बोला था कि इसका वितरण नहीं हो सकता है, लेकिन जब दूसरे डाकिए या प्रधान डाकिए के माध्यम से उस वस्तु को भेजा जाता है तो उसका वितरण करके आ जाते हैं। तो फिर जो डाकिया ओरिजिनली शुरुआत में उस वस्तु को लाया था कि इसका वितरण नहीं हो सकता है, उसको पोस्ट मास्टर बुलाएगा, उससे बातचीत करेगा और फिर जो भी है उस डाक वस्तु के बारे में उसको बताएगा कि भाई ये वितरित हो चुके हैं, और इसका जो भी टेस्ट का इसका जो भी रिजल्ट निकल आएगा उसको पोस्ट मास्टर अपनी आदेश पुस्तिका में दर्ज कर लेगा। नेक्स्ट आपके पास एग्जामिनेशन ऑफ आर्टिकल्स इन डिपॉजिट केस इन डिटेल। डिपॉजिट केस मतलब जहां पे जमा में आर्टिकल्स को बंद करके रखा जाता है, जमा करने वाला संदूक जो होता है उसकी जांच करना, बिल्कुल डिटेल में करना। द पोस्ट मास्टर शुड फ्रिक्वेंटली एग्जामाइन द आर्टिकल्स अबाउट टू बी प्लेस्ड इन डिपॉजिट एज वेल एज दोज ऑलरेडी इन डिपॉजिट टू सी दैट दे आर नॉट डिटेन्ड अननेसेसरली। सबसे पहले पोस्ट मास्टर क्या करेगा, समय समय पर इस चीज़ की जांच करेगा कि जो भी आर्टिकल्स डिपॉजिट में रखे गए हैं या ऑलरेडी जो पहले से ही डिपॉजिट में या जिन्हें डिपॉजिट में रखा जाना है उनको अनावश्यक तो नहीं रोका गया है।
क्या पोस्ट मास्टर क्या करेगा, जांच करेगा। किस चीज़ की जांच करेगा कि जिन भी डाक वस्तुओं को डिपॉजिट में रखा जाना है या जिनको ऑलरेडी डिपॉजिट में रखा गया है, कहीं उनको बिना वजह से तो नहीं रोका गया है। All refused articles are sent to RLO or returned to the offices of posting by the first mail and unclaimed articles immediately after expiration of the prescribed period। जितने भी refused articles होते हैं, जितने भी आर्टिकल जिनको लेने से इनकार कर दिया गया हो, उनको रिटर्न लेटर ऑफिस पुनः प्रेषण केंद्र को भेजा जाएगा या फिर क्या किया जाएगा, रिटर्न टू ऑफिस ऑफ पोस्टिंग, उन्हें पोस्टिंग के कार्यालय को वापस कर दिया जाएगा। और कैसे ही किया जाएगा, प्रथम मेल के माध्यम से किया जाएगा। और जितने भी लावारिस लेख होंगे उनको इमीडिएटली, जैसे उनकी निर्धारित अवधि समाप्त हो जाएगी, उनको रोक के रखने की, उनको तुरंत वापस कर दिया जाएगा आरएलओ को या फिर ऑफिस ऑफ पोस्टिंग को। He should also occasionally examine articles that have been redirected to see whether the process of redirection have been carried out in the prescribed manner। उसके बाद समय समय पर वो पुनर्निर्देशित किए गए लेखों की भी जांच करेगा। ऐसे लेख जिन्हें रिडायरेक्ट किया जाता है उनकी भी उसके द्वारा जांच की जाएगी। क्यों जांच की जाएगी? ताकि वो ये देख सके कि रिडायरेक्शन करने के लिए जो निर्धारित तरीका है, जो प्रेस्क्राइब्ड मैनर है, उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इस चीज़ के लिए वो क्या करेगा, रिडायरेक्टेड आर्टिकल्स की भी जाँच करेगा। ही शुड नोट द रिजल्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन इन हिज ऑर्डर बुक। और इन परीक्षणों का जो भी परिणाम निकल के आएगा वो पोस्ट मास्टर अपनी आदेश पुस्तिका में दर्ज करेगा। नेक्स्ट है आपके पास चेक ऑन क्लियरेंस ऑफ लेटर बॉक्सेस। लेटर बॉक्स की निकासी की जांच के बारे में तो पहले हमने कर लिया, आउटसाइड जो भी लेटर बॉक्सेस होते हैं उनकी निकासी की जांच कैसे करता है कि उनकी पंक्चुअल क्लियरेंस की जा रही है नहीं की जा रही, तो उनमें टेस्ट लेटर डालता है। अब जो लेटर बॉक्सेस होते हैं उनकी कैसे जांच की जाती है? दी पोस्ट मास्टर शुड, पोस्ट मास्टर को क्या चाहिए, सबसे पहले फ्रीक्वेंटली चेक दी ऑफिस लेटर बॉक्स टू एंश्योर दैट इट इज़ क्लियर्ड पंक्चुअली। सबसे पहले जो भी कार्यालय के लेटर बॉक्स होते हैं वो उनकी जांच करेगा। क्या जांच करेगा कि इनकी समय समय पर निकासी की जा रही है या नहीं की जा रही है। तो उसे कार्यालय लेटर बॉक्स की बार बार जांच ये सुनिश्चित करने के लिए करनी चाहिए कि समय पर इसकी निकासी की जा रही है या नहीं की जा रही है। Test the punctual clearance of outside fixed letter boxes by posting test letters addressed to himself and note the result in his order book। तो ऊपर हमने जैसे कर भी लिया कि जो बाहरी लेटर बॉक्सेस होते हैं उनकी पंक्चुअल क्लियरेंस कैसे देखी जाती है। वो क्या करेगा, पोस्ट मास्टर उसमें टेस्ट लेटर डालेगा और टेस्ट लेटर के माध्यम से वो जांच करता है कि क्या समय पर इनकी निकासी की जा रही है। सी दी आवर प्लेट्स आर पंक्चुअली एंड करेक्टली चेंज। अब कुछ एक पोस्ट लेटर बॉक्सेस ऐसे भी होते हैं जो आवर प्लेट्स के साथ उपलब्ध करवाए जाते हैं, यानी कि उनके ऊपर घंटे वाली प्लेटें होती हैं। तो पोस्ट मास्टर उसको भी देखेगा कि उनको भी समय पर और सही ढंग से चेंज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। सी दैट दी लेटर बॉक्स अटेंडेंट्स लीव द ऑफिस फॉर देयर बीट्स एंड रिटर्न टू द ऑफिस एट द फिक्स्ड टाइम। उसके बाद वो ये भी देखेगा कि जो लेटर बॉक्स अटेंडेंट होते हैं, पत्र पेटियाँ परिचारक जो होते हैं, वो समय पर अपनी गश्त के लिए जाते हैं और समय पर अपने कार्यालय में लौट के आते हैं या नहीं आते हैं। इस चीज़ के बारे में भी पोस्ट मास्टर जांच करेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगी कुछ इंपॉर्टेंट जांचें जो पोस्ट मास्टर के द्वारा की जाती हैं। आगे चलते हैं, आगे आपके पास इंस्ट्रक्शन स्लिप के बारे में। इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, निर्देश होते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति अपने निर्देश दे के जाता है अपनी आर्टिकल्स के वितरण के संबंध में, तो इसके बारे में इंस्ट्रक्शन स्लिप होती है। The member of public give written instructions in connection with the delivery of their postal articles and also for their redirection। तो जनता के जो सदस्य होते हैं वो अपनी डाक वस्तुओं के वितरण के संबंध में या उनके पुनर्निर्देशन के संबंध में लिखित निर्देश देकर चाहते हैं। यानी कि जो लोग होते हैं, जनता के जो सदस्य होते हैं, अपनी डाक वस्तुओं के वितरण के संबंध में या उनके पुनर्निर्देशन के संबंध में रिटन इंस्ट्रक्शंस पोस्ट ऑफिस में देकर चाहते हैं। इन लार्ज ऑफिसेज, अब जो बड़े कार्यालय होते हैं, दीज इंस्ट्रक्शंस आर communicated to the departments concerned and to the town sub offices in the form of instruction slip in which the list of the instructions is furnished। अब जो बड़े कार्यालय होते हैं वहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं संबंधित विभागों को या फिर जो भी टाउन सब ऑफिसेज होते हैं, नगर उपडागर, अब कोई भी नगर उपडागर होगा ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, बहुत ज़्यादा लोग होंगे, इंस्ट्रक्शंस भी बहुत ज़्यादा होंगी। तो जो बड़े कार्यालय होते हैं या टाउन सब ऑफिस होते हैं वहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं संबंधित विभागों को कैसे बताई जाती हैं, इंस्ट्रक्शन स्लिप के ऊपर बताई जाती है। यानी कि निर्देश पर्ची के ऊपर ये इंस्ट्रक्शंस या निर्देश जो भी लोग देके जाते हैं अपनी डाक वस्तुओं के वितरण के संबंध में या पुनः निर्देशन के संबंध में, उनको फर्निश किया जाता है कैसे, इंस्ट्रक्शन स्लिप के ऊपर, जिसमें वो सारे निर्देश लिखे होते हैं जो भी लोग देके जाते हैं। इंस्ट्रक्शन स्लिप्स आर प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट बाय कार्बनिक प्रोसेस। अब ये जो निर्देश पर्चियां होती हैं इनको क्या किया जाता है, इनकी 2 प्रतियां तैयार की जाती हैं, मतलब कार्बन पेपर रख के इनकी 2 प्रतियां बनाई जाती हैं। द लेटर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस शुड बी सिक्योर्ड इन डेली बंडल।
बंडल्स, अब निर्देशों के जो भी पत्र वगैरह होते हैं इनको दैनिक बंडलों में सुरक्षित किया जाना चाहिए। लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंटेंडेड फॉर टाउन ऑफिसेज, नगर कार्यालयों के लिए जो भी निर्देश पत्र भेजे जाते हैं विल बी ट्रांसफर्ड to the registration department under acquaintance for dispatch to the office concerned by the first mail। तो नगर कार्यालयों के लिए जो भी निर्देश पत्र भेजे जाने हैं प्रथम मेल द्वारा संबंधित कार्यालय को भेजने के लिए पंजीकरण विभागों ने हस्तांतरित कर दिया जाएगा। मतलब कि जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन किसे भेजी जानी है, टाउन ऑफिस को भेजी जानी है, उनको किसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को भेज दिया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट क्या करेगा, संबंधित विभाग को प्रथम डाक के माध्यम से वो सारी इंस्ट्रक्शन भेज देगा। आगे चलते हैं बुक ऑफ एड्रेसेस इंस्ट्रक्शंस के बारे में, प्राप्तकर्ता के निर्देशों की पुस्तक के बारे में। इन ऑल ऑफिसेज वेयर इंस्ट्रक्शन स्लिप प्रोसीजर इज नॉट अवेलेबल। तो जैसे हमने ऊपर कर लिया इंस्ट्रक्शन स्लिप के बारे में कि जो भी आपके बड़े कार्यालय होते हैं या फिर टाउन सब ऑफिस होते हैं वहाँ पे जनता के सदस्य अपने आर्टिकल्स की डायरेक्शन के संबंध में या वितरण के संबंध में जो भी निर्देश देंगे उनको इंस्ट्रक्शन स्लिप में दर्ज किया जाता है, इंस्ट्रक्शन स्लिप में उनको बताया जाता है। लेकिन मान लीजिए अगर किसी कार्यालय में इंस्ट्रक्शन स्लिप वाला प्रोसीजर उपलब्ध नहीं है, वहां पर क्या किया जाएगा, the written instructions of the member public regarding redirection of their postal articles and also delivery of registered articles and payment of money orders to their authorized agents are recorded by the deposit assistant in the form M32 known as book of addresses instruction। वहां पर क्या किया जाएगा, जो भी जनता के सदस्यों के निर्देश होंगे रिगार्डिंग यानी कि आपके जो आर्टिकल्स हैं उनके वितरण के संबंध में या उनकी डायरेक्शन के संबंध में या मनी ऑर्डर के भुगतान के संबंध में कि उनके आर्टिकल्स हैं, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स हैं या मनी ऑर्डर्स हैं, उनके अधिकृत एजेंटों को दे दिए जाएं। इस तरह के निर्देशों के लिए वहां पे डिपॉजिट असिस्टेंट क्या करेगा, M32 के ऊपर एक प्रपत्र होता है M32 जिसे बुक ऑफ एड्रेसेस इंस्ट्रक्शन कहा जाता है, उसके ऊपर इस तरह के निर्देशों को फिर दर्ज किया जाएगा। तो ऐसे कार्यालय जहां पे इंस्ट्रक्शन स्लिप वाला प्रोसीजर उपलब्ध नहीं है वहां पे जनता के सदस्यों के जो लिखित निर्देश होते हैं उनके लेखों के वितरण के संबंध में या फिर उनके आर्टिकल्स के पुनर्निर्देशन के संबंध में या उनके मनी ऑर्डर्स के संबंध में कि उनका वितरण या भुगतान किसे कर दिया जाए, उनके अधिकृत एजेंट को कर दिया जाए, तो वहां पर ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो है डिपॉजिट असिस्टेंट के द्वारा फॉर्म M32 में दर्ज किए जाते हैं जिसे बुक ऑफ एड्रेसेस इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। The initials of the assistants in charge of the different departments concerned should be obtained against the entry। प्रविष्टि के सामने संबंधित विभिन्न विभागों के प्रभारी सहायकों के अध्याक्षर प्राप्त किए जाने चाहिए। मतलब कि जैसे रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के संबंध में, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर रजिस्टर्ड आर्टिकल्स के वितरण के संबंध में कोई निर्देश देके जाता है तो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का जो भी संबंधित सहायक होगा, असिस्टेंट इंचार्ज होगा, उसके अध्याक्षर उस प्रविष्टि के सामने लिए जाएंगे। मनी ऑर्डर के मामले में अगर मनी ऑर्डर के भुगतान के संबंध में कोई व्यक्ति निर्देश देके जाता है तो मनी ऑर्डर असिस्टेंट जो भी रहेगा उस असिस्टेंट इंचार्ज के अध्याक्षर या हस्ताक्षर जो भी हैं वो लिए जाएंगे उस मनी ऑर्डर के बारे में जो भी निर्देश है उसकी प्रविष्टि के सामने। ऑल इंस्ट्रक्शंस आर कम्युनिकेटेड टू दी पोस्टमैन एंड द डिपार्टमेंट कंसर्न। अब जो भी निर्धारित इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन व्यक्ति के द्वारा दी जाएंगी वो सारी किसे बताई जाती हैं, डाकिए को बताई जाती है और संबंधित विभागों को भी बताई जाती है। जैसे मनी ऑर्डर के बारे में कोई व्यक्ति इंस्ट्रक्शन दे के जाता है तो वो एक डाकिए को बताई जाएंगी, दूसरी किसे बताई जाएंगी, मनी ऑर्डर डिपार्टमेंट को बताई जाएंगी। Separate books of addresses instructions are maintained for temporary and permanent instructions। अस्थायी और स्थायी निर्देशों के लिए प्राप्तकर्ता के निर्देशों की अलग अलग पुस्तकें रखी जाती हैं। यानी कि अब कुछ इंस्ट्रक्शन होती हैं परमानेंट और कुछ होती हैं टेम्परेरी, दोनों के लिए अलग अलग बुक जो है बनाकर रखी जाती है। टेम्परेरी इंस्ट्रक्शंस आर वैलिड फॉर 3 मंथ्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अस्थायी निर्देश होते हैं वो 3 महीनों के लिए वैलिड रहते हैं एंड परमानेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर 3 ईयर्स। और जो परमानेंट इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, स्थायी निर्देश रहते हैं, वो 3 सालों के लिए वैलिड रहेंगे। लैप्स इंस्ट्रक्शंस आर स्कोर्ड आउट अंडर द इनिशियल्स ऑफ द पोस्ट मास्टर। और जो भी इंस्ट्रक्शन या निर्देश समाप्त हो जाते हैं, लैप्स हो जाते हैं, उनको पोस्ट मास्टर के अध्याक्षर के तहत अंकित किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास बीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बारे में। बीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है, द मेंबर ऑफ पब्लिक गिव लेटर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू द पोस्ट ऑफिस इन कनेक्शन विद द डिलीवरी ऑफ देयर पोस्टल आर्टिकल्स और फॉर देयर रिडायरेक्शन। तो जनता के सदस्य अपने डाक लेखों के वितरण के संबंध में या उनके पुनर्निर्देशन के संबंध में डाकघरों में निर्देश पत्र देते हैं। द पोस्टमैन आर एक्सपेक्टेड टू नो दीज इंस्ट्रक्शन। अब ये जो भी निर्देश लोगों के द्वारा दिए जाते हैं, इन निर्देशों के बारे में डाकिए को पता होना चाहिए। इस तरह की उम्मीद या इस तरह की अपेक्षा डाकिए से की जाती है।
इन स्मॉल ऑफिस सच इंस्ट्रक्शंस आर शोन टू द पोस्टमैन एंड देयर इनिशियल्स ऑब्टेन्ड ऑन द लेटर्स देमसेल्व्स इन टोकन ऑफ देयर हैविंग नोटेड द इंस्ट्रक्शन। अब जो छोटे कार्यालय होते हैं वहाँ पर क्या किया जाता है, ये जो भी निर्देश होते हैं वो डाकिये को दिखाए जाते हैं और डाकिये ने उन निर्देशों को दर्ज कर लिया है, इसके संबंध में उसके हस्ताक्षर लिए जाते हैं उसी में, यानी कि जो भी आपके इंस्ट्रक्शन लेटर्स होते हैं उन इंस्ट्रक्शन लेटर्स के ऊपर डाकिये के हस्ताक्षर लिए जाते हैं, अध्याक्षर लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं? इस सबूत के संबंध में लिए जाते हैं कि उसको ये निर्देश बता दिए गए हैं और उसने इन निर्देशों को नोट भी कर लिया है। लेकिन जो बड़े कार्यालय होते हैं जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा होती है, अब छोटे कार्यालय में तो एक दो इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, वो डाकिये को बताए जाते हैं और उसने दर्ज कर लिया, इसके संबंध में उसके हस्ताक्षर भी ले लिए। लेकिन जो बड़े कार्यालय होते हैं जहाँ पर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और बीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज मेंटेन्ड इन द डिलीवरी डिपार्टमेंट, वहाँ पे वितरण विभाग में क्या रखा जाता है, बीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का रख रखाव किया जाता है। वेयर इन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एड्रेसेस आर रिकॉर्डेड फॉर कम्युनिकेशन टू द पोस्टमैन, और इस बीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जितने भी निर्देश होते हैं उनको दर्ज कर लिया जाता है, इनके प्राप्तकर्ता के जितने भी निर्देश होते हैं उनको दर्ज कर लिया जाता है और संबंधित डाकिये को फिर वो निर्देश कम्युनिकेट किए जाते हैं, बता दिए जाते हैं। It may either be kept in a separate form of book of addresses instruction or in manuscript। इसे या तो प्राप्तकर्ता के निर्देशों की पुस्तक के रूप में एक अलग प्रपत्र में या फिर पांडुलिपि में तैयार करके रखा जा सकता है, यानी कि जो भी बड़े कार्यालय में निर्देश दिए जाते हैं बीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में उनको क्या किया जाता है, बीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में उनको दर्ज किया जाता है, जो कि डिलीवरी डिपार्टमेंट में रखा जाता है, जहाँ पे जो भी प्राप्तकर्ता से प्राप्त निर्देश होंगे वो संबंधित डाकिये को बताए जाते हैं। आगे चलते हैं। सेपरेट पेज शुड बी असाइंड टू ईच बीट एंड द इनिशियल ऑफ द पोस्टमैन शुड बी ऑब्टेन्ड इन द रजिस्टर अगेंस्ट द एंट्रीज ऑफ द इंस्ट्रक्शन। अब ये जो बीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है इसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं और हर एक बीट के लिए, हर एक गश्त के लिए अलग अलग पेज असाइन किया जाता है और उस पेज में, यानी कि उस गश्त का जो भी डाकिया होता है उस पेज में उसके लिए जो भी निर्देश दर्ज किए जाते हैं उन निर्देशों के लिए वो क्या करेगा, नीचे उनके लिए हस्ताक्षर करेगा। नेक्स्ट है आपके पास बीट लिस्ट के बारे में। बीट लिस्ट ऑफ टाउन पोस्टमैन शुड बी प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड फॉर द गाइडेंस ऑफ द डिलीवरी असिस्टेंट इन ऑफिस एंड अ कॉपी ऑफ द सेम फर्निश्ड टू द पोस्टमैन फॉर हिज गाइडेंस। तो बीट लिस्ट क्या होती है, जो भी नगर डाकिये होते हैं उनके लिए इसे तैयार किया जाता है और इसका रखरखाव किया जाता है। कहाँ पे इसका रखरखाव किया जाता है, डिलीवरी असिस्टेंट या जो भी वितरण सहायक होता है उसके मार्गदर्शन के लिए कार्यालय में इसका रखरखाव किया जाता है और इसकी एक सेम कॉपी या प्रति डाकिये को भी दी जाती है, डाकिये को उसके मार्गदर्शन के लिए प्रोवाइड करवाई जाती है। तो बीट पोस्टमैन जो है वो टाउन पोस्टमैन के लिए तैयार की जाती है। अब ये किसके मार्गदर्शन के लिए रहती है, कार्यालय में जो डिलीवरी असिस्टेंट रहता है, अब उसको क्योंकि आर्टिकल्स की छंटाई करनी होती है डाकिये के लिए, तो उसके पास ये लिस्ट रहती है कि कौन से डाकिये को कौन सी डाक वस्तुएं वितरित करने के लिए दी जानी है। तो डिलीवरी असिस्टेंट जो है वो क्या करेगा, इसको मेंटेन करेगा अपने मार्गदर्शन के लिए कार्यालय में और इसकी सेम कॉपी डाकिये को भी दी जाती है उसके मार्गदर्शन के लिए। नेक्स्ट है आपके पास डिस्पोजल ऑफ अनक्लेम्ड लेटर्स के बारे में। लावारिस पत्रों का निपटान किस तरह से किया जाएगा उसके बारे में। अनक्लेम्ड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल आर डिस्पोज्ड ऑफ एज फॉलो। तो अनक्लेम्ड यानी कि जो लावारिस है, जिनका कोई बेली वारिस नहीं है, अनरजिस्टर्ड अपंजीकृत आर्टिकल क्या और कैसे हैं वो पत्र डाक हैं। तो पत्र डाक के जो भी अनक्लेम्ड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स होंगे उनका निपटान किस तरह से किया जाएगा। ऑल अनक्लेम्ड आर्टिकल्स आर फॉरवर्डेड टू द आरएलओ। सबसे पहले जितने भी लावारिस लेख होते हैं उन्हें आरएलओ को भेज दिया जाएगा, रिटर्न लेटर ऑफिस को भेज दिया जाएगा या फिर ऑफिस ऑफ पोस्टिंग को भी भेजा जा सकता है अगर उनके बाहर प्रेषक का नाम या पता है। लेकिन अब वो लावारिस हैं, उनके ना प्राप्तकर्ता का पता है ना ही सेंडर के नाम का पता है, तो उन्हें आरएलओ को भेजा जाएगा। एंड द कोज ऑफ नॉन डिलीवरी शुड बी क्लियरली मार्क्ड ऑन द आर्टिकल विद द रेडिंग ऑन द एड्रेस साइड। लेकिन इस तरह की डाक वस्तुओं के पते वाली साइड, यानी कि जहाँ पे प्राप्तकर्ता का पता लिखा हुआ है वहां पर लाल स्याही से रिमार्क लिखा जाता है। क्या मार्क किया जाता है कि इसका क्या कारण है जो इसका वितरण नहीं हो पाया, वो लिखा जाएगा। एंड द एंट्रीज शुड बी इनिशियल्ड एंड डेटेड बाय द ऑफिशियल मार्किंग दैम। और जो भी अधिकारी इस तरह का मार्क उसके ऊपर करेगा कि क्यों इसका वितरण नहीं हो पाया, वो अधिकारी अपने हस्ताक्षर भी करेगा और साथ में डेट भी डालेगा कि कौन सी तारीख को ये वाली इंस्ट्रक्शन या ये वाला मार्क इस आर्टिकल के ऊपर दिया जा रहा है। एंड ऑल द एंट्रीज शुड बी इम्प्रेस्ड विद द डेट स्टैंप ऑन द डेट ऑफ डिस्पैच। और ये जो भी प्रविष्टियां होंगी इनके समर्थन में फिर क्या किया जाएगा, कार्यालय की प्रेषण की तारीख की दिनांक मोहर इस आर्टिकल के ऊपर लगाई जाएगी। तो जितने भी अनक्लेम्ड आर्टिकल्स होते हैं उन्हें आरएलओ को भेजा जाता है और उनके ऊपर लाल
लाल इंक से, लाल स्याही से उनके वितरित ना हो पाने का जो कारण है वो मार्क किया जाता है, और जो भी अधिकारी उनके नॉन डिलीवरी के कारण को इसके ऊपर मार्क करेगा उसके इनिशियल या उसके अध्याक्षर उसके ऊपर होने चाहिए, साथ में उसकी डेट भी डाली होनी चाहिए, कौन सी तारीख को उसके द्वारा ये मार्क किया जा रहा है, और साथ में डिस्पैच की तारीख की उस आर्टिकल के ऊपर डेट स्टैंप भी लगी होनी चाहिए। आगे चलते हैं, दी फॉलोइंग टर्म्स शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू दी सर्कमस्टांसेस। अब परिस्थिति के अनुसार आपको कौन सा शब्द यूज़ करना है, क्योंकि आपके आर्टिकल के वितरित ना हो पाने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब उनके ऊपर आप कौन सा मार्क देंगे या रिमार्क देंगे उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले लेफ्ट या नोट नॉन रिमार्क का यूज़ आप कब करेंगे? आफ्टर 7 days रिनोक्ड फ्रॉम द डेट ऑफ विच ऑल एफर्ट्स फॉर डिलीवरी हैव फेल्ड। अब आपने वितरण के लिए किसी डाक वस्तु का वितरण करने के लिए जो भी प्रयास थे वो फेल हो जाते हैं, आप उसका वितरण नहीं कर पाते हैं, उस प्राप्तकर्ता के बारे में पता नहीं चलता है या वो घर पर नहीं मिलता है। इस तरह की कुछ भी कंडीशन के बाद जब आपने जितने भी प्रयास थे वो कर लिए, उसका वितरण नहीं हो पाया, सभी प्रयास फेल होने के 7 दिनों के बाद तक भी अगर उसका वितरण ना हो पाए, आर्टिकल विच बेयर क्लियरली आउटसाइड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर, जिन भी वस्तुओं के बाहर स्पष्ट रूप से प्रेषक का नाम और पता लिखा होगा, शुड बी रिटर्न डायरेक्ट टू दी सेंडर। तो उस तरह की डाक वस्तुएं प्रेषक को सीधे वापस कर दी जाएंगी, और उनके ऊपर क्या रिमार्क दिया जाएगा? लेफ्ट या नोट नॉन रिमार्क दिया जाएगा। तो वितरण के सभी प्रयास विफल होने की तारीख से 7 दिनों के बाद जिन भी डाक वस्तुओं के बाहर प्रेषक का नाम और पता स्पष्ट रूप से लिखा होगा उन्हें सीधे प्रेषक को वापस कर दिया जाना चाहिए। अदर आर्टिकल्स शुड बी सेंड टू आरएलओ, और बाकी सारे आर्टिकल्स को आरएलओ को पुनः प्रेषण केंद्र को भेजा जाना चाहिए। आगे चलते हैं, पोस्ट रेस्टेंट का यूज़ कब करेंगे, यानी कि किसी भी डाक वस्तु के अगर ऊपर पोस्ट रेस्टेंट लिखा हुआ है तो क्या होगा? ऑर्डिनरली आफ्टर 1 month, सामान्यतः 1 महीने के बाद, आर्टिकल्स विच बेयर ऑन द आउटसाइड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर शुड बी रिटर्न डायरेक्ट टू द सेंडर। तो जिन भी डाक वस्तुओं के बाद स्पष्ट रूप से प्रेषक का नाम और पता होगा उन डाक वस्तुओं को 1 महीने के बाद प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा, क्योंकि पोस्ट रेस्टेंट के बारे में ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगर पोस्ट रेस्टेंट के रूप में कोई भी आर्टिकल भेजा जाता है तो उसको क्या किया जाता है? वितरण के कार्यालय में, ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन में 1 महीने तक की अवधि के लिए डिटेन किया जाता है, और 1 महीने की अवधि के बाद उसे वापस प्रेषक को भेज दिया जाता है। और वीपी आर्टिकल 7 दिनों के लिए रोका जाएगा, उसके बाद उसे सेंडर को वापस कर दिया जाएगा। तो पोस्ट रेस्टेंट के मामले में 1 महीने के बाद वो डाक वस्तु प्रेषक को वापस कर दी जाती है अगर उसका नाम और पता उसके बाहर लिखा हुआ है। एक्नॉलेजमेंट्स टू बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर 4 months, पावतियां जो होती हैं किसी भी रजिस्टर्ड आर्टिकल के संबंध में आपने भेजी है, उस पावती को 4 महीने के बाद नष्ट कर दिया जाता है। टेलीग्राम्स की बात करें, एक्सेप्ट पोस्ट रेस्टेंट, क्या आप टेलीग्राम आपको भी पता यूज़ नहीं होता है, लेकिन याद कर लीजिए एग्जामिनर का पता नहीं होता है। टू टेलीग्राफ ऑफिस ऑफ पोस्टिंग, तो जो भी टेलीग्राम्स होते हैं उन्हें पोस्टिंग करने वाले टेलीग्राफ ऑफिस को 3 दिनों के बाद वापस भेज दिया जाएगा। पैकेट्स ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स की बात करें, समाचार पत्रों के जो पैकेट्स रहते हैं, टू ऑफिस ऑफ पोस्टिंग आफ्टर 7 days, उन्हें ऑफिस ऑफ पोस्टिंग को 7 दिनों के बाद वापस लौटा दिया जाएगा। लेफ्ट इंडियन रिमार्क आप यूज़ कब करेंगे? जब करेंगे तो उनको क्या किया जाएगा? एक ही बार में तुरंत उन्हें आरएलओ को भेज दिया जाएगा। डिसीज्ड का यूज़ करेंगे, यानी कि किसी भी आर्टिकल के ऊपर अब इस तरह का रिमार्क दिया जाता है कि इसके प्राप्तकर्ता की मृत्यु हो चुकी है, तो उस तरह के आर्टिकल्स को भी आरएलओ को तुरंत भेज दिया जाएगा। रीडायरेक्टेड कब यूज़ करेंगे? टू आरएलओ एट वंस अनलेस द एड्रेसी और रीडायरेक्टिंग ऑफिस हैज़ गिवन इंस्ट्रक्शंस फॉर द आर्टिकल टू बी केप्ट इन डिपॉजिट। अब जब भी आपने ध्यान रखना, आपके पास एक आर्टिकल आता है और वो पहले से ही रीडायरेक्ट किया हुआ आर्टिकल है और आपको उसके प्राप्तकर्ता के बारे में पता नहीं चलता, तो आप उस आर्टिकल को रोकेंगे नहीं, क्योंकि बाकी डाक वस्तुएं जैसे मान लीजिए 7 दिनों की अवधि के लिए रोकी जाती हैं नॉर्मली, तो रीडायरेक्टेड आर्टिकल्स को आप नहीं रोकेंगे, उन्हें तुरंत आपने वापस भेज देना होता है अगर उनका वितरण ना हो पाए आरएलओ को। लेकिन अगर आपके जो भी रीडायरेक्टिंग ऑफिस है, जिस भी ऑफिस या जिस भी कार्यालय ने उसे रीडायरेक्ट किया है, उसने उस आर्टिकल को डिटेन करने के लिए, रोकने के लिए निर्देश दिए, तब आप उस आर्टिकल को रोक सकते हैं, अन्यथा उनको नहीं रोका जाएगा। फ्रॉम आरएलओ टू आरएलओ वंस नो इंस्ट्रक्शंस फॉर केप्ट इन डिपॉजिट। अब आरएलओ से, क्योंकि अब जब भी देखो आरएलओ को कोई डाक वस्तु भेजी जाएगी तो सीधे वहाँ पर उसको नष्ट नहीं कर दिया जाता है, फर्दर वहाँ पे प्रयास किए जाते हैं कि उसके प्राप्तकर्ता के बारे में या प्रेषक के बारे में कोई और जानकारी प्राप्त की जा सके। अगर कोई जानकारी प्राप्त होती है तो फिर से वो डाक वस्तु भेजते हैं आरएलओ से, फिर वो डाक वस्तु भेजी जाती है ताकि उसे प्राप्तकर्ता या प्रेषक तक पहुंचाया जा सके। लेकिन फिर भी अगर उसके बारे में पता नहीं चलता है तो उस डाक वस्तु को फिर से तुरंत आरएलओ को भेज दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास रिडायरेक्शन ऑफ इनलैंड आर्टिकल्स के बारे में, अंतर्देशीय वस्तुओं का पुनर्निर्देशन किस तरह से किया जाता है।
Articles posted in India at inland rates may be redirected to any place in India served by the inland post on the instructions of the addressee or on reliable information supplied by postman or otherwise obtained। भारत में अंतर्देशीय डाक दरों पर पोस्ट किए गए लेखों के बारे में, यानी कि कोई भी ऐसा आर्टिकल, कोई भी ऐसा लेख जिसे भारत से पोस्ट किया जाता है और उसके ऊपर अंतर्देशीय डाक दरें इनलैंड पोस्टेज अंतर्देशीय डाक दरें अप्लाई होती हैं, लागू होती हैं, उसे क्या किया जाता है, भारत में किसी भी ऐसी जगह के लिए पुनर्निर्देशित किया जा सकता है जहां पे अंतर्देशीय डाक द्वारा सेवा प्रदान की जाती है ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एड्रेसी, लेकिन इसके लिए प्राप्तकर्ता के निर्देश होने चाहिए, या फिर ऑन रिलायबल इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द पोस्टमैन, डाकिए के द्वारा कोई भी जानकारी दी जाती है विश्वसनीय जानकारी के आधार पर, या फिर अन्य कोई भी जानकारी प्राप्त होती है उसके आधार पर। तो कोई भी आर्टिकल जिसे भारत में अंतर्देशीय डाक दरों पर भेजा जाता है, पोस्ट किया जाता है, उसे भारत के भीतर अंतर्देशीय डाक द्वारा सेवित किसी भी स्थान के लिए आप पुनर्निर्देशित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्राप्तकर्ता के द्वारा इंस्ट्रक्शंस दी गई होनी चाहिए, या फिर आपको पोस्टमैन या किसी और तरीके से कोई भी विश्वसनीय जानकारी मिले तब आप उन डाक वस्तुओं को पुनः प्रेषित करेंगे। सच आर्टिकल्स मे नॉट बी रिडायरेक्टेड टू प्लेसेस नॉट सर्व्ड बाय इंलैंड पोस्ट। ऐसी डाक वस्तुओं को उन जगहों के लिए कभी भी रिडायरेक्ट नहीं किया जाएगा जहां पे अंतर्देशीय डाक द्वारा सेवाएं प्रदान नहीं की जाती हैं, और टू विच इंडियन रेट्स आर नॉट एप्लीकेबल, या जहां के लिए अंतर्देशीय डाक दरें या भारतीय दर जो है वो अप्लाई नहीं होती है, लागू नहीं होती है विदाउट द एक्सप्रेस रिटर्न इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एड्रेसी। लेकिन अगर प्राप्तकर्ता इसके संबंध में लिखित निर्देश देके जाता है तो हम प्रोसीजर कर चुके हैं, एडवांस में डिपॉजिट करना होता है या फिर अंडरटेक करना होता है कि मैं ये जो भी चार्जेस हैं उनका भुगतान कर दूंगा। इस तरह की इंस्ट्रक्शंस को छोड़कर अगर बाकी इस तरह की इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई है तो उस डाक वस्तु को पुनर्निर्देशित नहीं किया जाएगा। अब एक ऐसी डाक वस्तु जिसे ओरिजिनली जब पोस्ट किया गया अंतर्देशीय डाक दरों के ऊपर किया तो उसको अंतर्देशीय डाक दरों द्वारा या अंतर्देशीय डाक द्वारा सेवित स्थान के लिए पुनर्निर्देशित किया जाएगा, किसी ऐसी जगह के लिए उसका पुनर्निर्देशन नहीं किया जाएगा जहां अंतर्देशीय डाक द्वारा सेवा प्रदान नहीं की जाती है या जहां पर भारतीय दर लागू नहीं होती है सिवाय प्राप्तकर्ता के लिखित निर्देशों के। All registered or unregistered inland letters, letter cards and postcards should be forwarded to new address by air whenever transmission is available। अब जितने भी पंजीकृत या अपंजीकृत पत्र कार्ड या फिर दूसरे आपके पत्र होते हैं या फिर पोस्ट कार्ड होते हैं, ये हम पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स में आते हैं तो प्रथम श्रेणी की डाक वस्तुओं की रिडायरेक्शन भी जो है वो हवाई मार्ग के माध्यम से कर दी जाती है जहां पर भी इस तरह का प्रसारण उपलब्ध होता है। ऑल अदर आर्टिकल्स रिसीव्ड शुड बी फॉरवर्डेड टू द न्यू एड्रेस बाय सरफेस रूट। और बाकी जितनी भी डाक वस्तुएं होती हैं, यानी कि ये तो प्रथम श्रेणी की डाक वस्तुएं आ जाएंगी, द्वितीय श्रेणी की जितनी भी डाक वस्तुएं होती हैं अगर उनकी रिडायरेक्शन करनी पड़े तो नए एड्रेस के लिए, नए पते के लिए उनको सरफेस रूट के माध्यम से, सतह डाक के माध्यम से भेजा जाएगा अनलेस एड्रेसी हैज लेफ्ट रिटन इंस्ट्रक्शन। लेकिन अब मान लीजिए जो प्राप्त करता है उसने लिखित निर्देश दिए हैं डाकघर में किसके बारे में, टू रिडायरेक्ट द आर्टिकल बाय एयर रूट, की मेरी जो भी डाक वस्तु आएगी उसको आपने हवाई मार्ग के माध्यम से ही पुनर्निर्देशित करना है, एंड हैज डिपॉजिट एट द पोस्ट ऑफिस, और डाकघर में उसने एडवांस में डिपॉजिट किया हुआ है द अमाउंट ऑफ एयर फीस फॉर द न्यू डेस्टिनेशन, नए गंतव्य के लिए जो भी हवाई चार्जेस लगेंगे उनको कवर करने के लिए उसने एडवांस में पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट किया है। तो ऐसी कंडीशन आती है तब द्वितीय श्रेणी की डाक वस्तुओं को भी हवाई मार्ग के माध्यम से पुनर्निर्देशित किया जाएगा, अन्यथा उनको सरफेस रूट के माध्यम से ही उनके नए पते के लिए भेजा जाएगा। रिडायरेक्शन ऑफ फॉरेन आर्टिकल्स, विदेशी डाक वस्तुओं का पुनर्निर्देशन किस तरह से किया जाता है तो हम पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में ऑलरेडी कर चुके हैं। आर्टिकल्स रिसीव्ड फॉर डिलीवरी इन इंडिया बाय द फॉरेन पोस्ट मे बी रिडायरेक्टेड टू एनी प्लेस सर्व्ड बाय द फॉरेन पोस्ट इन अकॉर्डेंस विद द एड्रेसेस इंस्ट्रक्शंस और ऑन रिलायबल इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय पोस्टमैन और ऑब्टेन्ड अदरवाइज। कोई भी ऐसी डाक वस्तु जो किसी फॉरेन पोस्ट के माध्यम से, विदेशी डाक के माध्यम से भारत में वितरित होने के लिए प्राप्त होती है उसको आप रिडायरेक्ट कर सकते हैं, पुनर्निर्देशित कर सकते हैं किसी भी ऐसी जगह के लिए जहाँ पे विदेशी डाक के माध्यम से सेवा प्रदान की जाती हो, लेकिन इसके लिए प्राप्तकर्ता के निर्देश होने चाहिए या डाकिए या फिर किसी अन्य माध्यम से कोई भी विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होने पर ही फॉरेन डाक के माध्यम से प्राप्त वस्तु का पुनर्निर्देशन किया जाएगा। सरचार्ज्ड फर्स्ट क्लास मेल्स, अब फॉरेन पोस्ट में हम कर चुके हैं, फर्स्ट क्लास में क्या आएंगे आपके लेटर्स होते हैं, लेटर कार्ड तो नहीं होते हैं फॉरेन पोस्ट में, आपके एरोग्राम्स हो जाएंगे या पोस्ट कार्ड हो जाएंगे, चाहे वो सरचार्ज है उनके लिए हवाई अधिभार का भुगतान किया गया हो या नहीं किया गया हो। रिसीव्ड बाय एयर फ्रॉम द कंट्री विच हैव ऑथराइज्ड इंटरनल ट्रांसमिशन बाय एयर फॉर देयर मेल्स इन इंडिया शुड बी गिवन फ्री रिडायरेक्शन बाय एयर विद इन इंडिया विदाउट रिकवरी और एनी एयर मेल फीस।
ठीक है, क्या बताया गया है कि अधिभारित प्रथम श्रेणी की जो भी डाक वस्तुएं होती हैं उन देशों से हवाई मार्ग द्वारा प्राप्त जब भी वो होती हैं भारत में, जिन्होंने अपने मेल के लिए हवाई मार्ग के आंतरिक प्रसारण को अधिकृत किया है, तो उनसे क्या किया जाएगा, उनसे जब भी इस तरह की डाक वस्तुएं प्राप्त होंगी तो बिना किसी अतिरिक्त शुल्क की वसूली के या हवाई डाक की शुल्क की वसूली के भारत के भीतर उनको मुफ्त हवाई मार्ग के माध्यम से पुनर्निर्देशित किया जाएगा। The concession of free redirection by air will not be extended to other classes of mail like printed papers, newspapers, packets and parcels. हवाई मार्ग से निशुल्क पुनर्निर्देशन की जो रियायत है वो मुद्रित कागज़ों या फिर आपके जो समाचार पत्र हैं, पैकेट हैं या पार्सल हैं, इन सभी डाक श्रेणियों के ऊपर लागू नहीं होती है। तो जो फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स आते हैं फॉरेन पोस्ट में, लेटर्स आ जाएंगे, एरोग्राम्स आ जाएंगे और साथ में पोस्ट कार्ड आ जाएंगे, उन्हीं के लिए आपको हवाई मार्ग के लिए रियायत दी जाएगी, कंसेशन दी जाएगी। बाकी के लिए आपको कंसेशन नहीं मिलेगी, उनके लिए आपको हवाई डाक शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं उनकी रिडायरेक्शन बाई एयर की जाए। नेक्स्ट है आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ आर्टिकल्स प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन एंड प्रेपरेशन फॉर डिस्पैच। ऐसी डाक वस्तुएं जिनका आप पंजीकरण करना चाहते हैं उनके साथ किस तरह से ट्रीटमेंट उनका किया जाएगा और साथ में किस तरह से उनको प्रेषण के लिए तैयार किया जाएगा। An article presented for a registration should be examined to see that पंजीकरण के लिए जो भी डाक वस्तु प्रस्तुत की जाएगी उसकी यह देखने के लिए जांच की जाएगी। कौन सी चीज़ों को देखने के लिए? सबसे पहले इट कंफर्म्स टू ऑल दी कंडीशंस एज लेड डाउन इन दी पोस्ट ऑफिस गाइड एंड इट इज़ इन गुड कंडीशन। तो जो भी डाकघर गाइड में बताई गई हैं कंडीशंस की किसी भी डाक वस्तु को भेजने के लिए जो जो कंडीशन है, जो जो शर्तें हैं, वो उसको क्या फॉलो करता है, सबसे पहले वो चीज़ देखी जाएगी। और दूसरी ये चीज़ देखी जाएगी कि वो अच्छी स्थिति में है, ये चीज देखी जाएगी। दूसरा क्या देखा जाएगा, इट बेयर्स ऑन दी आउटसाइड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर इन केस ऑफ लेटर्स विद एक्नॉलेजमेंट एंड ऑल पार्सल्स। ठीक है, जितने भी पार्सल हैं उनके मामले में या फिर जो भी लेटर हैं जिनके लिए आप एक्नॉलेजमेंट भेजना चाहते हैं उनके ऊपर एडी शब्द भी लिखा होना चाहिए और बाहर उनके प्रेषक का नाम और पता भी होना चाहिए। तो एक्नॉलेजमेंट वाले जितने भी पत्र या पार्सल होते हैं उनके मामले में बाहर की ओर प्रेषक का नाम और पता लिखा होना चाहिए। The articles bears postage stamps in full prepayment of registration fees and postage appropriate to the mode of transmission and the destination of the article। दूसरी बात, उस आर्टिकल के ऊपर जो भी उसके चार्जेस बनते हैं उनका पूरा भुगतान करने के लिए, जैसे रजिस्ट्रेशन फीस है, पंजीकरण शुल्क है, उसका पूरा भुगतान करने के लिए, या फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अनुसार उसके ऊपर जो भी पोस्टेज चार्जेस लगेंगे उनका भुगतान करने के लिए, या गंतव्य तक पहुंचने के लिए जो भी चार्जेस लगेंगे उनका पूरी तरह से भुगतान किया गया होना चाहिए डाक टिकटों के रूप में। और दूसरी बात, फॉर दिस पर्पस द आर्टिकल शुड बी वेड, और इस उद्देश्य के लिए उस डाक वस्तु का वजन भी तोला जाता है, यानी कि उसके ऊपर जो भी डाक शुल्क लगाए जाने हैं या पंजीकरण शुल्क लगाया जाना है उसके लिए उस डाक वस्तु का भार देखा जाता है कितना भार है। ऑल आर्टिकल्स अदर देन इनलैंड लेटर कार्ड्स एंड लेटर कार्ड्स intended to be sent by airmail must be superscribed with the word by airmail or bear the label paravan or by airmail। अब जितने भी ILC या लेटर कार्ड होते हैं उनके अलावा बाकी जितनी भी डाक वस्तुएं होती है जिनको हवाई मार्ग के माध्यम से आप भेजना चाहेंगे उनके ऊपर क्या शब्द लिखे होने चाहिए? बाई एयरमेल लिखा होना चाहिए या फिर उनके ऊपर एक लेबल लगा होना चाहिए और उस लेबल के ऊपर paravan या बाई एयरमेल लिखा होना चाहिए। इफ एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिलीवरी ऑफ द आर्टिकल इज रिक्वायर्ड बाई सेंडर, अगर प्रेषक को डाक वस्तु के वितरण के संबंध में वितरण की एक्नॉलेजमेंट चाहिए, पावती चाहिए, द आर्टिकल शुड बेयर एडिशनल पोस्टेज स्टैम्प्स रिप्रेजेंटिंग द फीस फॉर द सेम। तो उस डाक वस्तु के ऊपर अतिरिक्त डाक शुल्क के भुगतान के लिए डाक टिकट चिपके होने चाहिए। किसके संबंध में डाक शुल्क देना है आपको? एक्नॉलेजमेंट के संबंध में। तो अगर प्रेषक जो है डाक वस्तु के वितरण के संबंध में पावती चाहता है तो उस आर्टिकल के ऊपर पावती के लिए अतिरिक्त डाक शुल्क के लिए डाक टिकट लगे होने चाहिए। द वर्ड एक्नॉलेजमेंट या एडी शुड बी सुपरस्क्राइब्ड ऑन द आर्टिकल, और ऐसी डाक वस्तुओं के ऊपर एडी शब्द भी लिखा गया होना चाहिए। If article presented for a registration is believed to contain anything the insurance of which is compulsory, it should be refused a registration unless the sender is willing to insure it। तो कोई भी ऐसी डाक वस्तु जिसके लिए पंजीकरण आवश्यक है, मतलब किसी भी डाक वस्तु में आप कोई भी ऐसा सामान भेज रहे हैं जिसके लिए आपको इंश्योरेंस की आवश्यकता है, तो उस डाक वस्तु को उस समय तक स्वीकार नहीं किया जाएगा पंजीकृत करने के लिए जब तक कि आप उसका बीमा करवाने के लिए तैयार ना हो जाए। तो इस तरह की डाक वस्तु के लिए आपको बीमा भी करवाना पड़ेगा, तभी उसका पंजीकरण किया जाएगा।
डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स एट पोस्ट ऑफिस, डाकघर में लेखों का वितरण किस तरह से किया जाता है। रजिस्टर्ड, इंश्योर्ड एंड वैल्यू पेबल आर्टिकल्स इंटेंडेड फॉर डिलीवरी एट द विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस शुड बी डिलीवर्ड ओनली ड्यूरिंग द आवर्स फिक्स्ड फॉर द बुकिंग ऑफ द रिस्पेक्टिव क्लासेस ऑफ आर्टिकल्स। ये चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं। डाकघर में अगर किसी भी यानी कि डाकघर की खिड़की पर, पोस्ट ऑफिस विंडो पर किसी भी डाक वस्तु का जो वितरण किया जाएगा वो कब किया जाएगा, जो उस डाक वस्तु को पोस्ट करने के लिए निर्धारित घंटे हैं। यानी कि ऐसे रजिस्टर्ड आर्टिकल को पोस्ट करने के लिए मान लीजिए 10 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक का समय निर्धारित है, तो अगर आप चाहते हैं रजिस्टर्ड आर्टिकल का वितरण डाकघर की खिड़की पर लेना तो वो कब ले सकते हैं, 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में ही लिया जा सकता है। पोस्टल सर्विस रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एंड पार्सल्स एड्रेस्ड टू दी पोस्ट मास्टर, डाक सेवा पर जो भी पंजीकृत लेख या पार्सल भेजे जाते हैं पोस्ट मास्टर को संबोधित किए जाते हैं। एंड आर्टिकल्स विच आर कलेक्टेड एट पोस्ट ऑफिस बाय द एड्रेसी, या फिर प्राप्तकर्ता के द्वारा जिन डाक वस्तुओं का डाकघर के काउंटर पर वितरण लिया जाता है या उनके मैसेंजर के द्वारा लिया जाता है, शुड बी एंटर्ड ऑन द इशू साइड ऑफ द रजिस्टर्ड एंड पार्सल एब्स्ट्रैक्ट। हम करेंगे रजिस्टर्ड और पार्सल एब्स्ट्रैक्ट के बारे में, वहाँ पर भी आएगा कौन सी चीज़ें इशू वाली साइड में या कौन सी चीज़ें रिसिप्ट वाली साइड में दर्ज करनी होती है। ऐसी केस में भी अगेंस्ट द एंट्री डिलीवर्ड एट द विंडो अदर देन वीपी एंड देन आर्टिकल डिलीवर्ड बाय द असिस्टेंट। तो क्या बताया गया है, पोस्टल सर्विस पर डाक सेवा पर जो भी पंजीकृत लेख या पार्सल प्राप्त होंगे जो कि पोस्ट मास्टर को संबोधित किए गए होंगे, या ऐसे लेख जिनका पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर प्राप्त करता है उसके मैसेंजर के द्वारा वितरण लिया जाता है, उनको क्या किया जाता है, पार्सल एब्स्ट्रैक्ट या रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट। अगर रजिस्टर्ड आर्टिकल है तो रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट में, पार्सल आर्टिकल्स हैं तो पार्सल एब्स्ट्रैक्ट में। इशू वाली साइड, जारी वाली साइड क्या किया जाता है, जहां पे दर्ज किया गया होता है डिलीवर्ड एट विंडो, वहां पे इस तरह के लेखों को दर्ज किया जाता है, उनकी प्रविष्टि की जाती है और फिर डाक वस्तु का वितरण सहायक के द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं, रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट के बारे में दे रखा है, पंजीकृत सार के बारे में। द रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पंजीकृत सार को, रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट को 2 भागों में विभाजित किया गया है। और ये 2 भाग कौन कौन से हैं, एक आपका रिसिप्ट वाला आ जाएगा और एक इशू वाला। रिसिप्ट मतलब जो भी प्राप्तियां होती हैं, इशू वाला क्या आ जाएगा, जो भी चीज़ें जारी की जाती हैं। एवरी रजिस्टर्ड लिस्ट रिसीव्ड और डिस्पैच्ड मस्ट बी एंटर्ड इन दी एब्स्ट्रैक्ट। तो पंजीकृत सार जो है 2 भागों में इसको विभाजित किया गया है, एक प्राप्तियां और दूसरा जारी किए जाते हैं, इशू की जाती हैं जो चीज़ें। अब जितनी भी रजिस्टर्ड लिस्ट डिस्पैच की जाती हैं या फिर वो प्राप्त की जाती हैं, उनको एब्स्ट्रैक्ट में या सार में अवश्य दर्ज किया जाना चाहिए। दी फॉलोइंग एंट्रीज हैव बीन मेड इन रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट। पंजीकृत सार में निम्नलिखित प्रविष्टियां की जाती हैं। सबसे पहले अंडर रिसिप्ट में प्राप्ति के अंतर्गत कौन कौन सी, क्योंकि 2 भाग होते हैं, एक आपकी इस साइड में रिसिप्ट वाली साइड आ जाएगी और दूसरी आपकी आएगी इशू वाली। अब रिसिप्ट वाली साइड में कौन कौन सी चीजें दर्ज की जाती हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स रिसीव्ड विद ईच रजिस्टर्ड लिस्ट और फ्रॉम बीओ। तो पंजीकृत सूची के साथ जो भी डाक वस्तुएं या जो भी पंजीकृत लेख आपको प्राप्त होते हैं, या बीओ से या ब्रांच ऑफिस से जो भी डाक वस्तुएं या पंजीकृत लेख आपको प्राप्त होते हैं, उनकी संख्या रिसिप्ट वाली साइड में लिखी जाएगी। नंबर ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स रिटर्न्ड बाय पोस्टमैन और सब अकाउंट असिस्टेंट, उपलेखा सहायक या डाकिए के द्वारा जो भी आर्टिकल या जो भी पंजीकृत लेख वापस लौटाए जाते हैं उनकी संख्या। नंबर ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स केप्ट इन डिपॉजिट ऑन प्रीवियस डे, पिछले दिन कितने आर्टिकल्स को डिपॉजिट में रखा गया था, उन रजिस्टर्ड आर्टिकल्स की संख्या। नंबर ऑफ वीपी आर्टिकल्स टेकन फ्रॉम डिपॉजिट फॉर रीडायरेक्शन और डिस्पैच टू बीओ, पुनः निर्देशन के लिए या बीओ को प्रेषित करने के लिए जो भी आर्टिकल्स या वीपी आर्टिकल्स डिपॉजिट से निकाले गए हैं उनकी संख्या। नंबर ऑफ रजिस्टर्ड बंडल्स और इंश्योर्ड बंडल्स मेड अप, बनाए गए पंजीकृत बंडलों या इंश्योर्ड बंडलों की संख्या उसमें लिखी जाती है। तो इशू वाली, रिसिप्ट वाली साइड ये सारी चीजें आ जाएंगी, और जारी वाली साइड या इशू वाली साइड कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स इशू टू पोस्टमैन फॉर डिलीवरी और ट्रांसफर्ड टू सब अकाउंट असिस्टेंट, डाकिए को कितने पंजीकृत लेख वितरित करने के लिए दिए गए हैं, या फिर सब अकाउंट असिस्टेंट को कितने पंजीकृत लेख ट्रांसफर किए गए हैं, उनकी संख्या इशू वाली साइड लिखी जाएगी। नंबर ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स डिलीवर्ड एट विंडो, डाकघर की खिड़की पर कितने लेखों का वितरण किया गया है उनकी संख्या लिखी जाएगी। टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स डिस्पैच्ड विद डिटेल्स ऑफ ईच रजिस्टर्ड लिस्ट, पंजीकृत सूची के विवरण के साथ भेजे गए पंजीकृत लेखों की कुल संख्या दर्ज की जाएगी, यानी कि प्रत्येक रजिस्टर्ड लिस्ट के साथ आपने कितने आर्टिकल्स भेजे उनकी संख्या लिखी जाएगी। नंबर ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स रिमेनिंग इन डिपॉजिट, जो डिपॉजिट में कितने आपके पंजीकृत लेख बचे हुए हैं उनकी संख्या लिखी जाएगी।
टोटल नंबर ऑफ बीपी आर्टिकल्स रिक्वायर्ड फॉर डिलीवरी, वितरण के लिए जितने भी बीपी लेखों की रिक्वायरमेंट होगी उनकी संख्या लिखी जाएगी। टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड एंड इंश्योर्ड बंडल, कितने रजिस्टर्ड या इंश्योर्ड बंडल बनाए गए हैं उनकी संख्या लिखी जाएगी। The totals of both sides receipts and issues of the abstract should agree and it should be signed by registration assistant before closing office। सार के दोनों पक्षों का योग जो है सहमत होना चाहिए, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट के दोनों साइड, रिसिप्ट और इशू वाली साइड दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, एग्री वो करनी चाहिए। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन जो भी पंजीकरण सहायक होता है, रजिस्ट्रेशन असिस्टेंट होता है, कार्यालय बंद होने से पहले इसके ऊपर अपने हस्ताक्षर करेगा। नॉन डिलीवरी ऑफिसेज विच are not authorized to deliver from their window then no registered abstract be maintained। तो नॉन डिलीवरी ऑफिसेज जो होते हैं, गैर वितरण वाले जो कार्यालय होते हैं जहाँ पे वितरण का काम नहीं किया जाता है, उनको जिन्हें पोस्ट ऑफिस विंडो पर डाक वस्तुओं को वितरित करने के लिए अधिकृत नहीं किया जाता है, वो रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट का रखरखाव भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपके पास प्रेपरेशन एंड यूज ऑफ डिलीवरी स्लिप। डिलीवरी स्लिप को तैयार करना और उसका उपयोग करना। Delivery of registered and insured articles through an alternative system known as the delivery slip system is introduced in SO and HO under the orders of the Superintendent of Post Office और Senior Superintendent of Post Office। तो एक वैकल्पिक प्रणाली है जिसके माध्यम से पंजीकृत और बीमित वस्तुओं का वितरण किया जाता है और इसे क्या कहा जाता है, डिलीवरी स्लिप सिस्टम कहा जाता है। तो डाक वस्तुओं के वितरण के लिए कौन सी डाक वस्तुएं पंजीकृत और बीमित डाक वस्तुओं के वितरण के लिए अल्टरनेटिव सिस्टम है जिसे डिलीवरी स्लिप सिस्टम कहा जाता है, जिसे सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट के ऑर्डर्स के अनुसार एसओ या एचओ में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अंडर दिस सिस्टम रिसिप्ट टू बी साइंड बाय एड्रेसी आर नोट प्रिपेयर्ड। अब इस सिस्टम में रहता क्या है, प्राप्त, क्योंकि आपका रजिस्टर्ड आर्टिकल है या फिर आपका इंश्योर्ड आर्टिकल है तो इसके वितरण के समय प्राप्तकर्ता से एक रसीद के ऊपर हस्ताक्षर लिए जाते हैं। तो उन रजिस्टर्ड आर्टिकल्स या इंश्योर्ड आर्टिकल्स के लिए आपको जो प्राप्तकर्ता से रसीद के ऊपर हस्ताक्षर लिए जाने, वो रसीद तैयार करने की आपको आवश्यकता नहीं रहती है। तो हस्ताक्षर तो आपको चाहिए, लेकिन वो कहाँ पे लिए जाएंगे, तो यहाँ पे आगे बताया गया द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स आर नोट एंटर्ड इंडिविजुअली इन द रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट and the postman are not required to enter the particulars of the article in the postman book। अगर डिलीवरी स्लिप सिस्टम के तहत डाक वस्तुओं का वितरण किया जाता है, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स का वितरण किया जाता है, तो उनको अलग से फिर पंजीकृत सार में दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है और डाकिये को भी अपनी डाकिया पुस्तक में उन आर्टिकल्स के विवरण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी। पर्टिकुलर्स ऑफ वीपी आर्टिकल्स फॉर डिलीवरी शुड बी एंटर्ड इन डिटेल इन रजिस्टर्ड ऑफ वीपी आर्टिकल्स रिसीव्ड। लेकिन जो वीपी आर्टिकल्स रहते हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स के लिए उसको कोई आवश्यकता नहीं होगी इंडिविजुअली कि उनको रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट में दर्ज करे या फिर उनके विवरण अपनी पोस्टमैन बुक में दर्ज करे। लेकिन जो वीपी आर्टिकल्स रहते हैं जिनका वितरण डिलीवरी स्लिप सिस्टम के माध्यम से किया जाता है, उनके लिए क्या करना पड़ता है, बीपी आर्टिकल रिसीव वाला एक रजिस्टर होता है, प्राप्त किए गए वीपी आर्टिकल वाला एक रजिस्टर होता है, उसमें उसे वीपी आर्टिकल के जो भी विवरण होते हैं वो डिटेल में दर्ज करने होते हैं। डिलीवरी स्लिप इज द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म शुड बी प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट फॉर ईच पोस्टमैन बाय कार्बनिक प्रोसेस। डिलीवरी स्लिप जो है एक निर्धारित प्रपत्र होता है जिसे क्या किया जाता है, डुप्लीकेट में इनके इसकी 2 प्रतियां तैयार की जाती हैं कार्बन पेपर के माध्यम से। हाउएवर सिंगल कॉपी ओनली इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल्स फॉर डिलीवरी एट द विंडो। अगर डाकिये के माध्यम से लेखों का वितरण किया जा रहा है तो डिलीवरी स्लिप की 2 प्रतियां बनाई जाएंगी डुप्लीकेट में, लेकिन अगर उनका वितरण विंडो के माध्यम से किया जाना है, डाकघर की खिड़की पर किया जाना है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, सिंगल ही उसकी जो रसीद है वो बनाई जाएगी, सिंगल कॉपी ही उसकी बनाई जाएगी फॉर ट्रांसफर टू सब अकाउंट असिस्टेंट एंड फॉर रीडायरेक्शन। तो ये जो कॉपी रहेगी वो सब अकाउंट असिस्टेंट को दे दी जाएगी या रीडायरेक्शन के लिए दे दी जाएगी, मतलब जिसके भी माध्यम से उनका वितरण या पुनर्निर्देशन किया जाना है। दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर एंटर्ड इन डिलीवरी स्लिप। अब डिलीवरी स्लिप जो रहती है कौन कौन से विवरण इसमें दर्ज किए जाते हैं, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, तो जो भी पंजीकरण विभाग है उसका नाम दर्ज किया जाएगा, डाकिये का नाम, बीट नंबर, डेट एंड आवर ऑफ डिलीवरी, नंबर ऑफ ईच आर्टिकल विद लेटर ए फॉर एक्नोलेजमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, प्रत्येक आर्टिकल का जो नंबर रहता है वो भी लिखा जाएगा और साथ में ए शब्द भी लिखा जाएगा अगर एक्नोलेजमेंट भी इसके साथ होगी। ऑफिस ऑफ पोस्टिंग ऑफ ईच आर्टिकल एंड इन केस ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल देयर वैल्यू आल्सो, उनके पोस्टिंग के कार्यालय का नाम भी लिखा जाएगा और साथ में अगर वो इंश्योर्ड आर्टिकल है तो कितने के लिए उनकी इंश्योरेंस की गई है वो वैल्यू भी लिखी जाएगी। अमाउंट इफ एनी ड्यू ऑन द आर्टिकल, ले के ऊपर कोई भी राशि देय है तो उस राशि को भी इसके ऊपर लिखा जाना चाहिए।
बोथ कॉपीज ऑफ स्लिप्स शुड बी इम्प्रेस्ड विद द डेट स्टैम्प एंड आल्सो विद द नेम स्टैम्प। अब ये जो दोनों कॉपीज होती हैं डिलीवरी स्लिप की, इनके ऊपर मुहर लगाई जाती है, डेट स्टैंप लगाई जाती है, दिनांक मुहर लगाई जाती है और साथ में नेम स्टैंप भी लगाई जाती है। रजिस्ट्रेशन असिस्टेंट शुड साइन बोथ कॉपीज और जो पंजीकरण सहायक होता है उसे इन दोनों प्रतियों के ऊपर हस्ताक्षर करने होते हैं। The postman should deliver the articles after obtaining the signature of the addressee in the delivery slip against the entry of the relevant article। डाकिया जो है संबंधित वस्तु की प्रविष्टि के सामने डिलीवरी स्लिप में प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर लेगा और उसके बाद उस डाक वस्तु का वितरण करेगा। At the close of the day, the slip containing the addressee's signature will be filed along with the office copies of the slips should be kept by the registration or parcel assistant। दिन के अंत में प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर वाली जो भी स्लिप रहेगी उनको कार्यालय की प्रतियों के साथ दाखिल किया जाएगा, मतलब वहां पे उनको भी फाइल कर दिया जाएगा जो पंजीकरण या पार्सल सहायक के द्वारा अपने पास रखी जाएंगी। नेक्स्ट है आपके पास स्पेशल फॉरम ऑफ रजिस्टर्ड जर्नल्स, पंजीकृत पत्रिकाओं के विशेष पत्र के बारे में। Firms and other institutions which post at least 10 registered articles daily are allowed to the facility of having a special registered journal supplied to them। कोई भी फर्म या कोई भी ऐसा संस्थान जो कम से कम एक दिन में 10 पंजीकृत लेखों को बुक करके पोस्ट करते हैं उनको ये वाली फैसिलिटी दी जाती है। कौन सी? स्पेशल फोरम ऑफ रजिस्टर्ड जर्नल वाली। लेकिन ये आर्टिकल जो है इंश्योर्ड के अलावा बीमित वस्तुओं के अलावा अन्य होने चाहिए, इनके 10 पंजीकृत लेख होने चाहिए लेकिन वो बीमित नहीं होने चाहिए। This is intended to avoid unnecessary delay in the booking of these articles and also detention of their messengers at the post office। इसका उद्देश्य इन डाक वस्तुओं की बुकिंग में अनावश्यक देरी और डाक घरों में उनके दूतों को देरी से बचाना है। अब कोई भी फर्म या इंस्टीट्यूशन है, अब मान लीजिए बड़ी संख्या में पंजीकृत डाक वस्तुओं को पोस्ट करते हैं। अब मान लीजिए उन्होंने 50 आर्टिकल्स को पोस्ट करना है तो वो क्या करेंगे, अपना कोई भी मैसेंजर पोस्ट ऑफिस में भेजेंगे 50 आर्टिकल्स की बुकिंग के लिए। तो इन 50 आर्टिकल्स की बुकिंग के लिए आपको भी पता है बहुत सारा समय लगेगा, तो उनका जो मैसेंजर वहाँ पे जाएगा उसको अनावश्यक वहाँ पे रुकना पड़ेगा इस चीज़ से बचने के लिए। और 50 आर्टिकल्स हैं तो बुकिंग के लिए टाइम भी लगेगा, तो अननेसेसरी डिले के लिए, अनावश्यक देरी से बचने के लिए और उनका मैसेंजर जो पोस्ट ऑफिस में अनावश्यक तौर पर रोका ना जाए इसके लिए वो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इन दिस जर्नल दे देमसेल्फ कैन प्रिपेयर द रिसिप्ट फॉर एट देयर कन्वीनियंस। तो इस सुविधा में वो क्या करते हैं, इस जर्नल में से वे स्वयं की अपनी सुविधा के अनुसार जो भी रसीदें होती हैं आर्टिकल के संबंध में उनको तैयार करते हैं। दी फर्म्स कैन अवेल दी फैसिलिटी बाय अप्लाइंग टू दी सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। और सुविधा का लाभ उठाने के लिए कोई भी फर्म इत्यादि क्या कर सकते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस को यानी कि डाक घर के अधीक्षक को इस चीज के लिए आवेदन करेगी। हु विल इशू अ सैंक्शन फॉर दिस पर्पस एंड आल्सो अरेंज सप्लाई ऑफ स्पेशल रजिस्टर्ड जर्नल। तो जो भी आपका सुपरिटेंडेंट है वो क्या करेगा, इस चीज़ के लिए मंजूरी देता है, सैंक्शन करता है और साथ में पंजीकृत पत्रिकाओं के विशेष प्रपत्र की आपूर्ति की व्यवस्था भी करेगा। The journals supplied to each firm or office will have a different letter of the alphabet prefixed to the number and this letter will also be prefixed in the corresponding number slip। प्रत्येक फर्म या कार्यालय को आपूर्ति की जाने वाली पत्रिकाओं में संख्या के पहले वर्णमाला का एक अक्षर होगा और ये अक्षर जो है संबंधित संख्या पर्चियों में भी उपसर्ग के रूप में रहेगा। लेटर लॉटर टू पर्टिकुलर फर्म हो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने पढ़ लेना है, पूछे नहीं चाहते हैं लेकिन यहाँ से यह जानकारी के लिए। इन केस ऑफ बिग मेलर्स हु ओकेजनली बुक मोर देन 1000 आर्टिकल्स डेली आर सप्लाइड विद सफिशिएंट नंबर ऑफ शीट्स ऑफ स्पेशल जर्नल। अब बड़े मेलर जो बड़ी संख्या में डाक वस्तुओं को पोस्ट करते हैं यानी कि प्रतिदिन कम से कम 1000 लेखों को बुक करते हैं, उन्हें पर्याप्त संख्या में विशेष जर्नल की शीट प्रदान की जाती है। उनको यानी कि जो स्पेशल जर्नल दिया जाता है उसमें काफ़ी खासी अच्छी शीट्स रहती हैं। दी जर्नल आर दी फॉर्म RP69 इन केस ऑफ पार्सल मेल। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्सल मेल के मामले में ये जो स्पेशल फॉर्म ऑफ रजिस्टर्ड जर्नल होता है RP69 और वहीं पे लेटर मेल के मामले में RP70 रहेगा। ईच पेज विल बी इन 4 पार्ट्स और प्रत्येक पेज में 4 हिस्से होते हैं। ईच फॉर्म हैविंग 750 नंबर ऑफ एंट्रीज और प्रत्येक प्रपत्र में 450 प्रविष्टियां रहती हैं। स्पेशल रजिस्टर्ड जर्नल शुड बी फिल्ड इन डुप्लीकेट बाय द सेंडर देमसेल्फ और विशेष पंजीकृत जर्नल प्रेषक द्वारा स्वयं 2 प्रतियों में भरा जाना चाहिए, मतलब इसकी 2 कॉपीज भरी जाती हैं। स्पेशल रजिस्टर्ड जर्नल प्रेजेंटेड एट रजिस्ट्रेशन काउंटर अलोंग विद आर्टिकल्स। फिर ये जो स्पेशल रजिस्टर्ड जर्नल जो कि प्रेषक के द्वारा स्वयं भरा जाएगा उसको लेखों के साथ पंजीकरण काउंटर पर प्रस्तुत किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा। अरेंज अकॉर्डिंग टू दी सीरियल ऑर्डर ऑफ द रिसिप्ट। अब इसमें जो भी रसीद नंबर होगा इनके स्पेशल रजिस्टर्ड जर्नल में रसीद के सीरियल नंबर के अनुसार उन डाक वस्तुओं को क्या किया जाएगा, अरेंज किया गया होगा जिन्हें डाकघर के काउंटर पर स्पेशल रजिस्टर्ड जर्नल के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
The registration assistant should compare the entries of the articles with the corresponding entries in the pages of the registered journal and see विशेष पंजीकृत जर्नल पंजीकरण काउंटर पर लेखों के साथ रसीदों के सीरियल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करके प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यानी कि जो रजिस्ट्रेशन असिस्टेंट है वो क्या करेगा, जो भी एंट्रीज उन आर्टिकल्स के संबंध में उस स्पेशल रजिस्टर्ड जर्नल में की गई होंगी उनको चेक करेगा और कौन कौन सी चीज़ों को वहाँ पे ध्यान से देखेगा। दैट द करेक्ट पोस्टेज एंड रजिस्ट्रेशन फीस हैव बीन प्रीपेड बाय मीन्स ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स कि डाक वस्तुओं के संबंध में जो भी डाक शुल्क या पंजीकरण शुल्क बनता है उसका डाक टिकटों के माध्यम से सही से भुगतान किया गया हो, जिन्हें सिक्योरली अफिक्स्ड टू दी आर्टिकल, जिन्हें सुरक्षित रूप से आर्टिकल के साथ चिपकाया गया हो, या फिर एक्नोलेजमेंट फीस है उसके लिए जो डाक टिकट है उनके अच्छी तरह से लेख के ऊपर चिपकाया गया हो, इस चीज़ को वो चेक करेगा। और क्या करेगा, दैट द नेम ऑफ द एड्रेसी एंड द ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन ऑन द आर्टिकल एंड द टोटल पोस्टेज अफिक्स्ड टू द आर्टिकल आर करेक्टली एंटर्ड अगेंस्ट द रिलेवेंट नंबर इन द स्पेशल रजिस्टर्ड जर्नल। दूसरी चीज़ वो ये भी देखेगा कि स्पेशल रजिस्टर्ड जर्नल में जो भी रिलेवेंट नंबर है उसके सामने संबंधित आर्टिकल के बारे में प्रविष्टि की गई होनी चाहिए और उस आर्टिकल के लिए जो भी एड्रेस है उस प्राप्तकर्ता का या उसके डेस्टिनेशन कार्यालय का वो भी उस प्रविष्टि के आगे लिखा गया होना चाहिए। दैट द कोरस्पोंडिंग नंबर स्लिप इज पेस्टेड सिक्योरली टू द आर्टिकल, संबंधित संख्या पर्ची को लेख पर सुरक्षित रूप से चिपका दिया गया होना चाहिए। दैट द आर्टिकल्स कन्फर्म इन मेकअप पैकिंग एक्स्ट्रा टू द regulations on the subject and they are accompanied by such document as custom declaration, export license, extra where necessary। उसके बाद वो ये सारी चीज़ें भी देखेगा कि आर्टिकल जो है उसकी बनावट, उसकी पैकिंग शर्तों के अनुसार या नियमों के अनुसार की गई होनी चाहिए। अगर उसके संबंध में कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए जैसे आपके कस्टम डिक्लेरेशन है या एक्सपोर्ट लाइसेंस है जहाँ पर भी आवश्यक तो वो भी साथ में होने चाहिए। दैट इज सेंडर हैज़ साइंड ऑन ईच पेज इन दी अप्रोप्रिएट प्लेस, और यहाँ पे प्रेषक ने प्रत्येक पृष्ठ पर उचित स्थान पर हस्ताक्षर किए हों, ये चीज़ भी वहाँ पे देखी जाएगी। The registration or parcel assistant should then initial both copies of the registered of the journal and impress them with date stamp। उसके बाद जो पंजीकरण सहायक है या पार्सल असिस्टेंट है वो क्या करेगा, दोनों कॉपीज जो भी रहेंगी जो तैयार की जाएंगी जर्नल की, स्पेशल रजिस्टर्ड जर्नल की, उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर करेगा और दिनांक मुहर भी लगाएगा। The carbon copy of each completed page of the journal should be detached। उसके बाद जर्नल की जो जो कॉपी कंप्लीट हो जाएगी उसकी कार्बन कॉपी को डिटैच कर लिया जाएगा, अलग कर लिया जाएगा एंड कैप्ट इन सेपरेट गार्ड बुक, और उसे अलग से एक गार्ड बुक में रखा जाएगा। लेवल्ड विद द नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर, गार्ड बुक में जो भी सेंडर रहेगा, प्रेषक रहेगा, उसका नाम और पता उसके ऊपर लेवल किया गया होना चाहिए। आगे चलते हैं स्टैटिस्टिकल रजिस्टर के बारे में, क्या यहीं तक करेंगे स्टैटिस्टिकल रजिस्टर के बारे में। तो स्टैटिस्टिकल रजिस्टर इज द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म शुड बी फिल्ड ऑन ईच डे इन एवरी पोस्ट ऑफिस शोइंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ एसबी, मनी ऑर्डर, रजिस्ट्रेशन एंड पार्सल ब्रांच अकॉर्डिंग टू द कॉलम्स। तो जो भी किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे वो एसबी है, मनी ऑर्डर डिपार्टमेंट है या रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है या पार्सल ब्रांच है, वहाँ पे जो भी डेली ट्रांजैक्शंस की जाते हैं उन डेली ट्रांजैक्शंस को स्टैटिस्टिकल रजिस्टर में फिल किया जाता है। These forms are supplied in book form and instructions about filling in the form are noted on the cover page। अब ये जो फॉर्म प्रोवाइड करवाए जाते हैं स्टैटिस्टिकल रजिस्टर के, इनको एक बुक के रूप में प्रोवाइड करवाए जाते हैं, मतलब इनकी एक किताब होती है और उसको किस तरह से आपने भरना है उसके बारे में निर्देश इसके कवर पेज के ऊपर रहते हैं। पोस्ट मास्टर शुड इनिशियल द रजिस्टर ईच डे इन टोकन ऑफ हैविंग कैरी आउट द चेक दैट द एंट्रीज आर ड्यूली एंड करेक्टली मेड। पोस्ट मास्टर को यह जांच करने के प्रतीक के रूप में कि उसने इस स्टैटिस्टिकल रजिस्टर की जांच कर लिया, इसके संबंध में वो क्या करेगा, उस रजिस्टर के ऊपर प्रतिदिन हस्ताक्षर करेगा। एट द एंड ऑफ द मंथ द मंथली टोटल्स आर टू बी स्ट्रक, और महीने के अंत में मासिक योग जो रहेगा, इनके जो भी मंथली टोटल होगा उसको भी निकाला जाता है। आगे आपके पास मंथली स्टैटिस्टिक्स के बारे में, मासिक आंकड़े के बारे में। रजिस्ट्रेशन असिस्टेंट शुड एंटर द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स डेली इन द स्टैटिस्टिकल रजिस्टर, द फिगर्स बीइंग टेकन from the under mentioned records of the previous day। तो पंजीकरण सहायक को प्रतिदिन निम्नलिखित आंकड़ों को सांख्यिकीय रजिस्टर में पिछले दिन के नीचे उल्लेखित रिकॉर्ड से लिए गए आंकड़ों में से दर्ज करना चाहिए। अब नीचे यहाँ पे कुछ बताए गए हैं कि जो फॉरम फ्रॉम आपका रजिस्टर्ड जर्नल है या फिर बीओ डेली अकाउंट है, वहाँ से कौन कौन सी चीज़ों के आंकड़ों को आपके ये जो पंजीकरण सहायक रहते हैं उस स्टैटिस्टिकल रजिस्टर में उनको दर्ज करते हैं। सबसे पहले देखें आपके रजिस्टर्ड जर्नल से कौन कौन सी चीज़ों को स्टैटिस्टिकल रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डिनरी रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल पोस्टेड इन द ऑफिस एंड इट्स बीओ, कार्यालय और उसके ब्रांच पोस्ट ऑफिस में पोस्ट किए गए पत्र डाक के सामान्य पंजीकृत लेखों की कुल संख्या
रजिस्टर्ड जर्नल से स्टैटिस्टिकल रजिस्टर में दर्ज की जाएगी। टोटल नंबर ऑफ एंड वैल्यू ऑफ इंश्योर्ड लेटर्स पोस्टेड इन द ऑफिस एंड इट्स बीओ एंड द टोटल अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस फीस रियलाइज्ड। कार्यालय या उसके ब्रांच ऑफिस में पोस्ट किए गए बीमाकृत पत्रों की कुल संख्या और उनका कुल मूल्य, और फिर जो भी आपकी कुल बीमा राशि होगी, ये सारी चीज़ें रजिस्टर्ड जर्नल से स्टैटिस्टिकल रजिस्टर में दर्ज की जाएंगी। यानी कि पिछले दिन जो भी ये रहेंगे, इनके लास्ट वाला जो भी योग रहेगा उसको अगले दिन रजिस्ट्रेशन असिस्टेंट के द्वारा स्टैटिस्टिकल रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। फ्रॉम द रिवर्स ऑफ द बीओ डेली अकाउंट, बीओ दैनिक खाते के पीछे से द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड लेटर, टोटल नंबर एंड वैल्यू ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस फीस ऑन इंश्योर्ड लेटर्स पोस्टेड इन बीओस, उसका रजिस्टर्ड लेटर्स की कुल संख्या, ब्रांच पोस्ट ऑफिस में पोस्ट किए गए बीमित पत्रों की कुल संख्या, उनका मूल्य और बीमा शुल्क की कुल राशि, ये सारी चीजें जो है बीओ डेली अकाउंट के बैक साइड से लिखी जाएंगी। कहां पे लिखी जाएंगी? स्टैटिस्टिकल रजिस्टर में लिखी जाएंगी। और उसके बाद रजिस्टर्ड वीपी जर्नल से क्या क्या लिखा जाएगा? रजिस्टर्ड या जो वीपी जर्नल होते हैं, द टोटल नंबर ऑफ वीपी रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल पोस्टेड इन द ऑफिस एंड बीओस एंड द टोटल अमाउंट स्पेसिफाइड फॉर रिमिटेंस टू द सेंडर। कार्यालय और बीओ में पोस्ट किए गए पत्र डाक के वीपी पंजीकृत लेखों की कुल संख्या और प्रेषकों को प्रेषण के लिए निर्दिष्ट कुल राशि लिखी जाएगी। रजिस्टर्ड लेटर एंड रजिस्टर्ड पार्सल ऑन पोस्टल सर्विस, जो भी डाक सेवा पर पंजीकृत पत्र या पार्सल भेजे जाते हैं, शुड आल्सो बी काउंटेड एंड उनको भी काउंट किया जाएगा इन द अप्रोप्रिएट कॉलम ऑफ द स्टैटिस्टिकल रजिस्टर, और स्टैटिस्टिकल रजिस्टर के जो भी उपयुक्त कॉलम रहेगा वहां पर इनको भी दर्ज किया जाएगा। और उसके बाद है मंथली स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट के बारे में MS-14 के ऊपर इसे बनाया जाता है। MS-13 के ऊपर क्या बनाया जाएगा? मंथली स्टैटिस्टिक्स बनाया जाएगा, स्टैटिस्टिकल रजिस्टर बनाया जाएगा। और MS-14 के ऊपर क्या बनाया जाएगा? मंथली स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट बनाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनको अच्छे से याद रखना है, कौन से फोरम के ऊपर कौन सी चीज़ बनेगी। इन हेड ऑफिस ऑन फर्स्ट ऑफ ईच मंथ एंट्रीज बाय रजिस्ट्रेशन एंड पार्सल असिस्टेंट अंडर ईच हेड इन रजिस्टर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग मंथ शुड बी टोटल्ड एंड द टोटल पोस्टेड इन मंथली स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट MS-14। तो हेड ऑफिस में प्रत्येक माह की पहली तारीख को पंजीकरण या पार्सल सहायक द्वारा पिछले माह के दौरान रजिस्टर में प्रत्येक शीर्ष से, क्या रजिस्टर में शीर्षक रहते हैं कि ये वाला शीर्षक है इन डाक वस्तुओं को, उसके नीचे दर्ज करना है, तो उनसे क्या किया जाएगा? कुछ एक जो भी टोटल उनका रहता है, लास्ट में उनका क्या किया जाता है? योग किया जाता है, उस टोटल को पोस्ट किया जाता है स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट में, क्या MS-14 में मंथली स्टैटिस्टिकल जो एब्स्ट्रैक्ट रहता है उसमें सारी चीज़ों को पोस्ट कर दिया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा हम नहीं करेंगे वॉल्यूम 6 में, जितना हम करेंगे उसी में ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आपसे पूछे जाएंगे। तो ये जितना करेंगे उसको आपने बिल्कुल अच्छे से कर लेना है। कोई भी डाउट हो या गलती नजर आए आप ज़रूर उस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। धन्यवाद।